हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर के स्टार्ट में हमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के डेफिनेशंस पढ़ने होंगे। सो दीज आर अ फ्यू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड वी नीड टू लुक एट व्हाट देयर डेफिनेशंस आर। सो मोलारिटी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इस डेफिनेशन में डिनोमिनेटर ध्यान से नोटिस करना। देखो इसमें काफी सारे टर्म्स ऐसे रहेंगे कि जिनके डिनोमिनेटर में तुम्हें सॉल्वेंट के टर्म्स यूज करने होंगे। मोलारिटी में स्पेसिफिकली देखा जाए तो डिनोमिनेटर में सोल्यूशन का टर्म हमें यूज करना है। एंड सोल्यूशन का लेना क्या था, सो वी हैड टू टेक द वॉल्यूम। सो द डिनोमिनेटर इज वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन ओनली इन लीटर। एंड यूनिट भी मैंने स्पेसिफिकली बोला लीटर ही होना चाहिए, नॉट सेंटीमीटर क्यूब, नॉट मीटर क्यूब, स्पेसिफिकली लीटर्स। सो इसका अगर यूनिट देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, सो इसका जो यूनिट आएगा दैट विल बी मोल्स पर लीटर एंड वी कॉल इट मोलर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। सो ये तुम्हारा मोलारिटी का डेफिनेशन हो गया, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर एंड द यूनिट बिकम्स मोलर। एट दिस पॉइंट हमें वॉल्यूम कन्वर्जन कैसे करना है वो पता होना चाहिए। अगर सोल्यूशन वॉल्यूम लीटर में दिया तो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे, बट व्हाट इफ द सोल्यूशन वॉल्यूम इज गिवन इन मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब और ml और dm क्यूब। तो ये वॉल्यूम कन्वर्जन कुछ ऐसा रहेगा, लीटर एंड डीएम क्यूब आर वन एंड द सेम यूनिट। अगर लीटर टू ml कन्वर्ट करना है तो 1 लीटर इज 1000 ml। So when we convert liter to milliliter, we multiply with 1000. So liter, like I said, it is the same as decimeter cube, which is dm cube. अगर हमें ml में convert करना है, ml and centimeter cube are one and the same thing. So liter to ml, we will multiply with 10 power 3, that is multiply by 1000. So ml to liter अगर आना रहेगा, this will be divided by 1000. So that will be into 10 to the power minus 3. सिमिलरली अगर मीटर क्यूब और डीएम क्यूब में हम कन्वर्जन देखें तो 1 मीटर इज 10 डेसीमीटर एंड दोनों साइड्स को क्यूब कर देंगे। सो 1 मीटर क्यूब विल बिकम 10 पावर 3, मतलब 1000 डेसीमीटर क्यूब। सो 1 मीटर क्यूब इज 1000 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 डीएम क्यूब के बारे में बात करें, इफ यू टेक 10 पावर 3 ऑन द लेफ्ट, 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 डीएम क्यूब। So 1 dm cube is the same as liter. So 1 liter is the same as 10 power minus 3 meter cube. So liter to meter cube अगर जाना रहेगा, liter to meter cube अगर जाना रहेगा तो हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे, मतलब इंटू 10 पावर माइनस 3 करेंगे। फ्लिप साइड अगर मीटर क्यूब टू डीएम क्यूब जाना है, मतलब मीटर क्यूब टू लीटर जाना है, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होगा। So with that simple diagram यू कैन इजीली रिमेंबर कि यूनिट का कन्वर्जन कैसा रहेगा। अगर मीटर क्यूब टू लीटर जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। फर्दर अगर लीटर टू ml जाना है, मतलब डीएम क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब जाना है, तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर रिवर्स आना है, मतलब ml टू लीटर, वी विल डिवाइड बाय 1000 एंड लीटर टू मीटर क्यूब करना है तो वापस डिवाइड बाय 1000 करना होगा। सो या दिस इज समथिंग अबाउट वॉल्यूम कन्वर्जन एंड वी कैन नाउ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन देखो, जैसे मोलारिटी डिफाइन किया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वैसे नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इज मास इन ग्राम्स of solute divided by number of moles was mass in grams upon molar mass. So number of equivalents will be mass in grams upon equivalent mass, and equivalent mass, this is defined as molar mass upon valency. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास क्या रहेगा, सो कैल्शियम का मोलर मास वी नो दिस इज 40 ग्राम्स पर मोल, बट कैल्शियम कभी भी अपने कंपाउंड्स फॉर्म करेगा तो वैलेंसी 2 रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं CaOH ट्वाइस, तो CaOH ट्वाइस में कैल्शियम का वैलेंसी हो गया +2। इफ द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज +2, तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास विल बी 40/2, बिकॉज इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास अपॉन वैलेंसी। सो मोलर मास 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 20 ग्राम्स पर इक्विवेलेंट। सो इक्विवेलेंट मास का बेसिक फॉर्मूला मोलर मास अपॉन वैलेंसी। अब हर जगह देखो वैलेंसी का टर्म
जैसे मैंने कैल्शियम में 2 का वैलेंसी बोल दिया, वैसे 2 नहीं आएगा। वैलेंसी काफी बार ऐसे भी हम मेंशन करेंगे। मान लो H2SO4 ले लिया, तो H2SO4 in aqueous solution will dissociate to give 2H plus SO4 minus 2। अब एसिडिक सोल्यूशन में इसने H प्लस के दो आयंस डोनेट किए, या H प्लस के दो आयंस बने डिसोसिएट होके, तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस जो बनेगा दैट विल आल्सो बी वैलेंसी। अब वैलेंसी का एक्चुअल डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ईदर गिवन और शेयर्ड। तो वैलेंसी का अपना एक स्पेसिफिक डेफिनेशन रहेगा केमिस्ट्री में, बट जब भी इक्विवेलेंट मास के लिए वैलेंसी का टर्म यूज करोगे तो वैलेंसी मतलब वैलेंसी भी होता है, एंड फॉर सच कंपाउंड्स इट कैन आल्सो मीन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। वहीं अगर H3PO4 यूज करेंगे तो H3PO4 हो जाएगा 3H प्लस प्लस PO4 माइनस 3। तो यहां पर तुम्हारा वैलेंसी के जगह पे जो नंबर आएगा दैट विल बी 3, बिकॉज दिस इज गिविंग 3 रिप्लेसेबल H प्लस आयंस और इट इज डोनेटिंग 3 H प्लस आयंस इन द सोल्यूशन व्हेन यू डिसोसिएट दिस H3PO4 इन वाटर। So valency is not perfectly valency only when you use it in this formula. It could also mean number of replaceable H plus और number of replaceable, यहाँ पे H plus दिखाया, it could also mean number of replaceable OH minus ions। तो ये चीज ध्यान में रखना। So H2SO4 के लिए अगर ट्राई करोगे, so for H2SO4 the molar mass will be H का 2, मतलब H का 1 रहता है, ऐसे 2 थे इसलिए H का 2, सल्फर का मोलर मास 32 एंड O का मोलर मास 16, बट 16 4s आर 64 आएगा। तो इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 98 ग्राम्स पर मोल। तो जो इक्विवेलेंट मास बनेगा दैट विल बी 98 अपॉन वैलेंसी, मतलब वैलेंसी नहीं लेना था, वी हैड टू चेक नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। तो H प्लस आयंस जो पानी में डोनेट किए देवर 2 H प्लस आयंस, तो 98 डिवाइड बाई 2 करके हमें 49 मिलेगा, एंड 49 ग्राम्स बिकम्स द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। सो यूनिट आएगा 49 grams per equivalent, and that's how you calculate equivalent mass। And finally, like I said, number of equivalents will be defined as mass in grams upon equivalent mass। ये number of moles type का ही definition है, because number of moles was mass in grams upon molar mass, तो number of equivalents will be mass in grams upon equivalent mass। And finally, तुम्हारा normality का definition आएगा number of equivalents divided by volume of the solution in liter। इसका जो यूनिट आएगा that can be number of equivalents per liter। we often write it as normal, capital N से represent करेंगे, and we will say this is normal only, मतलब the unit is called normal। इतना इरेज कर लो। if you are sitting with a pen and paper, I would highly recommend ये सारे फॉर्मूले लिख के रखना। एंड या नॉर्मेलिटी डिफाइन करने का रिक्वायरमेंट क्या रहा? सो लेट अस से इफ आई से 1 मोलर HCl, 1 मोलर HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, तो 1 मोलर HCl में यू विल हैव 1 मोलर H प्लस आयंस। सो H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो जाएगा, बट इफ आई टेक 1 मोलर H2SO4, वंस अगेन H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, लेकिन इस केस में जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, एक में से 2 H प्लस आया, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम 2 मोलर। So I will have 2 molar H plus ions। So clearly 1 molar H2SO4 is giving a more acidic solution compared to 1 molar HCl। इनका concentration same था, but acidic strength दोनों का अलग अलग हो गया। We wanted to give a unit such that the acidic strength of no matter what is the valency over here, the acidic strength of all of them should be the same। So कभी मैं कह दूं 1 normal HCl, तो इसका acidic strength will be equal to 1 normal H2SO4 only। मतलब इन दोनों में जो H प्लस आयंस बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। अब 1 नॉर्मल HCl, क्योंकि तुम्हारा 1 मोलर से 1 मोलर H प्लस ही आ रहा था, इसमें तुम्हारा 1 मोलर H प्लस आयंस ही बनेगा। नाउ फॉर 1 मोलर H प्लस आयंस यू वांटेड 1 मोलर HCl, तो 1 नॉर्मल HCl एंड 1 मोलर HCl विल बिकम सेम, whereas 1 normal H2SO4 has the same number of H plus ions as that in 1 normal HCl। 1 normal HCl and 1 molar HCl was the same, so इसमें तुम्हारे पास 1 molar H plus ions ही होंगे। And because I have 1 molar H plus ions, see 1 molar H plus ions बनेगा from 0.5 molar H2SO4। तो ये जो बनेगा this will actually be 0.5 molar H2SO4। When I say 0.5 molar H2SO4, I mean 0.5 moles of H2SO4 in 1 liter solution। तो 0.5 molar H2SO4 is actually going to be equal to 1 normal H2SO4। So by now you might have understood कि मोलारिटी में जो भी रहेगा, अगर मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी करेंगे तो हमें नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। All of it happens because of the definition of normality,
एंड जो मैंने पहले इक्विवेलेंट वेट्स के फॉर्मूला दिया था उसके हिसाब से. Think a little over it, run a little bit of all this mathematics in your mind, and you will realize why all of this fits in place. Normality का, like I said, normality का logic यही रहेगा कि one normal HCl and one normal H2SO4 need to have the same strength, that is both of them need to contain 1 molar H plus ions only. यही अगर मैं कह दूं, if I compare it with H3PO4, so अगर इसी को कंटिन्यू करेंगे, वन नॉर्मल HCl is the same as one normal H2SO4 and this will further be equal to one normal H3PO4 solution. अब one normal H3PO4 के लिए you need 1 molar H plus ions, but H3PO4 is going to give you 3 moles of H plus ions. अगर 1 molar H3PO4 लोगे तो 3 molar H plus ions आएगा. So if you want 1 molar H plus ions, you need 1/3 molar of H3PO4 solution. So the molarity is going to be 1/3. जब मोलारिटी 1/3 मोलार ले लोगे तब तुम्हें H plus ion concentration 1 molar आएगा and that will be 1 normal H3PO4. So the relation that you are actually learning is when you say molarity multiplied by valency. This is what gives you the final normality. इसी केस में वैलेंसी का एक और कॉन्सेप्ट समझ के रखो. KMnO4 में हम ऐसा बोलते हैं दैट KMnO4 अगर एसिडिक सोल्यूशन में लेंगे तो एसिडिक सोल्यूशन में Mn, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का +7 है, बिकॉज O का अगर -2 लिया तो -2 4s are -8 और K का अगर +1 ले लेंगे बिकॉज K इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन तो K का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा. तो Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा फॉर अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल -8 +1 is -7. So Mn has to be in the +7 oxidation state. I said अगर एसिडिक सोल्यूशन में कोई भी रिएक्शन करवाओगे KMnO4 का तो Mn will change from an oxidation state of +7 to +2. The change in oxidation state is 5. इस केस में अगर KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, so this will be equal to molar mass of KMnO4. KMnO4 में K का मोलर मास 39 होता है, मैंगनीज इज 55 एंड ऑक्सीजन का 16. तो 16 into 4 करके टोटल आएगा 64. इन्हें एडअप करके जो नंबर आएगा दैट इज 158. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 बिकम्स 158 अपॉन इस वाले रिएक्शन में तुम्हारा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 था, दैट इज +7 से +2 गया, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज रिड्यूसिंग बाय 5 यूनिट्स. तो अपॉन में करना होगा 5 एंड ये जो भी नंबर आएगा, सो दिस विल बी 31.6 and 31.6 becomes the equivalent mass. So the equivalent mass of KMnO4 is 31.6 grams per equivalent if the reaction is happening in an acidic medium. वहीं अगर reaction basic medium में रहता तो same reaction basic medium में change ऐसा होता है. So if the reaction is in basic medium, manganese का oxidation state changes from +7 to +4. That is a rule of inorganic chemistry कि acidic medium में KMnO4 का oxidation state will always change from +7 to +2, whereas basic medium में KMnO4 का oxidation state will always change from +7 to +4. तो इस केस में अगर चेंज देखेंगे तो इस केस में चेंज तुम्हारा 3 यूनिट्स का रहेगा. 7 का 4 हुआ, so the oxidation state reduces by 3 units. तो अभी जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो 158/5 नहीं, it will be 158/3. So 158/3 और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.67 अप्रोक्सीमेटली 52.7 ग्राम्स पर इक्विवेलेंट. तो तुम्हारा जो नॉर्मलिटी का मतलब जो इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन है, लाइक आई सेड इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास अपॉन वैलेंसी. तो वो वैलेंसी जो है वो वैलेंसी हर बार वैलेंसी नहीं रहेगा. इस टाइप के अगर रिएक्शंस देखोगे तो इस टाइप के रिएक्शंस में वैलेंसी वुड रिप्रेजेंट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. जो एसिडिक सॉल्यूशंस मैंने बताए, वैलेंसी कुड आल्सो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ H plus ions or OH minus ions given in the solution when a certain component dissociates, or valency could simply mean valency only, like calcium के केस में मैंने valency 2 लिया था. तो वो valency का टर्म कैसे डिटरमाइन करना है ये तुम्हें समझ के रखना होगा फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी. मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी के बीच में ये तुम्हारा रिलेशन रहेगा. एंड नॉर्मलिटी के जो पुराने सारे डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे दिए थे, मतलब वो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के सारे डेफिनेशंस वो ध्यान में रखना है. By and large, this is the final formula of normality.
ये फॉर्मूला याद रखना है। एंड नॉर्मलिटी में वो जो इक्विवेलेंट मास का पूरा कॉन्सेप्ट था उसे भी अच्छे से समझ के रखना। इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व सम्स दैट आर रिलेटेड टू नॉर्मलिटी। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज मोलालिटी। देखो मोलारिटी और नॉर्मलिटी का प्रॉब्लम क्या था कि तुमने डिनोमिनेटर में लिया था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जब तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सोल्यूशन पार्टिकल्स एक्सपांड होंगे, मतलब जो भी सोल्यूशन है, जो भी लिक्विड सोल्यूशन है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो सोल्यूशन एक्सपांड होगा। एंड अगर सोल्यूशन एक्सपांड हो जाएगा तो वॉल्यूम में चेंजेस आना शुरू होगा। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो तुम्हारा नॉर्मलिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तुम्हारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट उतने ही है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर बढ़ गया तो नॉर्मलिटी तुम्हारा कम हो जाएगा। सिमिलरली मोलारिटी में भी तुम्हारे डिनोमिनेटर में था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ जाएगा और मोलारिटी कम हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर चेंज होने की वजह से तुम्हारा नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी आर चेंजिंग, दे आर नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट। ऐसा नहीं चाहिए हमें। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहां चेंज हुआ, कॉन्सेंट्रेशन इज स्टिल द सेम। तो हमें एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करना था दैट रिमेन्स कांस्टेंट विद टेम्परेचर। सो मोलालिटी इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और इसे हमने डिफाइन इसीलिए किया था बिकॉज द ओरिजिनल टू टर्म्स, जो स्टार्टिंग के दो टर्म्स हमने पढ़े, मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, वर चेंजिंग एज टेम्परेचर चेंजेस। सो मोलालिटी वाज अ कंसंट्रेशन टर्म दैट वाज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एंड मोलालिटी का जो डेफिनेशन है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट divided by mass of solvent in kg। ध्यान से देखो इसमें डिनोमिनेटर क्या है। देखो न्यूमरेटर तो वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, जो इसका न्यूमरेटर था वही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। इसका भी जो न्यूमरेटर था दैट वाज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सल्यूट। तो यहां पर भी हमने न्यूमरेटर में वही लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। लेकिन डिनोमिनेटर में स्पेसिफिकली देखो वी आर टेकिंग मास एंड नॉट वॉल्यूम। जो मोलारिटी में तुम वॉल्यूम ले रहे थे, वॉल्यूम में चेंजेस आता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर दैट कीप्स चेंजिंग। बट टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो मास तुम्हारा चेंज नहीं होगा। सो मास इज व्हाट वी आर टेकिंग। एंड जो डिनोमिनेटर में टर्म लिया वो हमने सॉल्वेंट के लिए लिया था। जो ओरिजिनली हम सोल्यूशन का टर्म ले रहे थे वो मोलालिटी के लिए हमें सॉल्वेंट का टर्म लेना होगा। सो फॉर मोलालिटी द डिनोमिनेटर कंटेन्स द सॉल्वेंट टर्म एंड सॉल्वेंट का कौन सा क्वांटिटी लेना था, सो दैट वाज मास। So molality is defined as number of moles of solute divided by mass of the solvent, not solution, mass of the solvent in kg। So mass भी जो रहेगा solvent का वो तुम्हें किलोग्राम्स में लिखना होगा। मान लो solvent का मास 300 ग्राम्स है, तो जो मास तुम डिनोमिनेटर में लोगे दैट विल बी 0.3 kg। तुम्हें जो भी मास रहेगा सॉल्वेंट का उसे kg में कन्वर्ट करके लिखना होगा इन द डिनोमिनेटर। ये यूनिट अगर देखोगे तो यूनिट इज मोल्स पर kg। And when I say moles per kg, it is represented by small m and small m is called molal। तो ये तुम्हारा मोलालिटी का डेफिनेशन आ गया। लाइक आई सेड, इसका रेलेवेंस ये है कि ये टर्म तुम्हारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा। टेम्परेचर चेंज होने से मोलालिटी चेंज नहीं होगा, वेरएज टेम्परेचर चेंज होने की वजह से नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी ये दोनों क्वांटिटीज चेंज होंगे। सो या दैट वाज समथिंग अबाउट मोलालिटी। We can continue with the next term that is parts per million, that is ppm, and parts per billion, that is ppb। अगर मैंने कभी कह दिया कि कॉन्सेंट्रेशन x ppm है, सो व्हेन आई से x ppm इट मींस x ग्राम्स ऑफ सल्यूट in 10 power 6 grams of solvent, in 10 power 6 grams of solution। Now here also you need to be very careful कि solution है या solvent है, because when I said molarity and normality हम denominator में ले रहे थे solution के terms, whereas molality के denominator में हमने लिया था solvent का term। Actually molality एक ही quantity है जिसके denominator में हम solvent use करेंगे। For all other terms whatever we are using is solution only। यहाँ mole fraction में solution नहीं आएगा, but for 1, 2 and these 3, मतलब ये total 3 concentration terms ऐसे हैं जो डिफाइंड रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन। तो हमने जो 10 पावर 6 ग्राम्स लिया, इट इज गोइंग टू बी द मास ऑफ सोल्यूशन। व्हेन आई से ppm एंड ppb, दीज आर एक्चुअली टर्म्स ऑफ द टाइप मास बाय मास। मास बाय मास मतलब जो हमने x ppm बोला, इट रिप्रेजेंट्स x ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। x ग्राम्स ऑफ सोल्यूट मतलब मास ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इन 10 पावर 6 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। 10 पावर 6 भी मास ही मिला, मतलब 10 पावर 6 भी मास ही है। So this quantity x ppm, ppm जो quantity है,
It is a mass by mass type of quantity, and like I said, x ppm would mean x grams of solute dissolved in 10 power 6 grams of solution and not solvent. Similarly, when I say x ppb, यहीं पे अगर मैं कह दूं x ppb, it means x grams of solute in 10 to the power 9 grams of 10 to the power 9 grams of solution. तो ये तुम्हारा ppm and ppb का definition हो जाएगा. Both of them, like I said, are quantities of the type mass by mass, and yeah, that was something about ppm and ppb. Finally, take mole fraction. मान लो मेरे सोल्यूशन में मेरे पास n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है. The moles of first component are n1, moles of second component are n2. वैसे करते करते moles of the nth component are nn. So mole fraction of the first component is number of moles of the first component divided by the total number of moles. That is n1, n2 and so on up to nn. Similarly, x2 अगर करोगे तो ये आएगा n2 upon n1 plus n2 and so on up to nn. अगर इसे हम n total represent करें, so you can also call it n1 upon nt. That is the mole fraction of the component 1. Mole fraction of 2 मतलब n2 upon total number of moles. वैसे करते करते अगर xn कहूँ, mole fraction of the nth component, that will be number of moles of the nth component, that is nn, divided by the total number of moles which is nt. तो ये तुम्हारा definition हो गया 5 concentration के terms का. Take a very simple example of this type. So let's say convert 5 molar. ये मोलारिटी का मैंने टर्म दिया तुम्हें. दिस इज कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंटेड इन मोलारिटी टर्म्स. सो कन्वर्ट 5 मोलार टू नॉर्मेलिटी and the other concentration terms which were molality, ppm, ppb and mole fraction. So I need to give you the density of solution. Let us say density of solution is 1.2 grams per ml. So ये तुम्हारा density है. And let us say 5 molar solution is of AlOH thrice. So यहाँ पे तुम्हारा valency अगर देखा जाए तो 3 आएगा, because AlOH thrice will dissociate giving you Al plus 3 OH minus. So start converting. When I say molarity is 5 molar, I mean there are 5 moles per liter of solution. Normality का ऐसा था. Normality was valency multiplied by molarity. So जो normality of solution आएगा, valency is 3 because I am getting 3 OH minus ions, and molarity 5 था. So when I say 3 into 5, that will be 15. So जो normality आएगा, that will be 15 normal. So 5 molar AlOH thrice solution you can say is the same as 15 normal solution. अगला वाला टर्म ले लो, that is molality. Molality के लिए I need the number of moles of solute. So when I say 5 moles per liter of solution, consider करो that we are taking 1 liter solution. 1 liter solution में number of moles मेरे पास 5 थे. So molality is the number of moles of solute जो कि हमने 5 लिए थे, divided by I need the mass of solvent in kg. फिलहाल मैंने लिया 1 liter solution. 1 liter solution का density 1.2 grams per ml है. If I want to convert it to kg per liter, ग्राम्स को kg में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम टू kg इज डिवाइड बाय 1000. सो ये इंटू 10 पावर -3 हो जाएगा kg, एंड मिलीलीटर टू लीटर इज अगेन डिवाइड बाय 1000. सो डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय 1000 मतलब डिनोमिनेटर में 10 पावर -3 आएगा, एंड ग्राम्स का किलोग्राम हुआ बिकॉज ऑफ 10 पावर -3 हियर. ml का लीटर हो जाएगा बिकॉज ऑफ 10 पावर -3 हियर. सो ये हो जाएगा 1.2 kg पर लीटर. ये तुम्हारा डेंसिटी आ गया. तो सोल्यूशन का जो मास आएगा, इफ आई हैव द डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, सो m by v इज 1.2 kg पर लीटर. वॉल्यूम को डाल देंगे 1 लीटर यहाँ पर. सो आई हैव m by 1 इक्वल्स टू 1.2 एंड m बिकम्स 1.2 kg. बट ये जो मास है ये तुम्हारा सोल्यूशन का मास है. मुझे नीचे चाहिए था मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. सो 1.2 इज द सोल्यूशन मास. इसमें से मैं माइनस कर दूंगा सल्यूट का मास. सल्यूट का मेरे पास 5 मोल्स था, एंड 5 मोल्स ऑफ सल्यूट इज 5 इंटू इसका जो मोलर मास आएगा, एल्यूमिनियम इज 27,
ऑक्सीजन 16, H1 तो ये 17, 17 3s are 51, 51 and 27, so that will be 78. तो 5 into 78 अगर कर लेंगे ये हो जाएगा 85s are 400 एंड ओके इसका हाफ कर देंगे 39, so ये 390 ग्राम्स हो जाएगा। 390 ग्राम्स अगर केजी में लिखेंगे तो 0.39 केजी आएगा। सो 1.2 में से मैं 0.39 केजी माइनस कर दूंगा। So this was the mass of solution. This is the mass of solute in kg. तो mass of solvent in kg मुझे मिल गया which is 5 upon when I subtract them 1.2 minus 0.4 is 0.8, तो ये हो जाएगा 0.81 एंड बस इनको डिवाइड करके जो भी नंबर आएगा दैट इज गोइंग टू बी बाय मोलालिटी। सो 5 अपॉन 0.8 मोलाल ये तुम्हारा मोलालिटी आ जाएगा फॉर द गिवन सोल्यूशन। सिमिलरली अगर पीपीएम फाइंड करना है सो पीपीएम के लिए वी वांटेड ग्राम्स ऑफ पीपीएम इज ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 10 पावर 6 ग्राम्स सोल्यूशन। इस वाले सेटअप को देखोगे, इस वाले सम में हमारे पास था 5 मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन। 5 मोल्स को हमने कन्वर्ट किया था मास में, तो ये आया था 390 ग्राम्स। सो वी हैड 390 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन एंड 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन का मास हमें मिल रहा था 1.2 kg। 1.2 kg को ग्राम्स में लिख लेंगे तो 1200 ग्राम्स आएगा। So we had 390 grams of solute in 1200 grams of solution. So 390 grams in 1200 grams of solution. So 390 upon 1200, this is grams of solute per gram of solution. But हमें चाहिए था in 10 power 6 grams of solution. So into करना पड़ेगा 10 power 6. Now when we multiply this, we have 390 and 0, मतलब ये दो zeros cancel होंगे। You can cancel a 0 here and this becomes 10 to the power 5. 39 का 3 कट होगा, so this will be 13 upon 4 and 13 upon 4 डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 3.25 into 10 to the power 5 and ये तुम्हारा ppm concentration आ गया। So the ppm concentration is going to be 3.25 into 10 to the power 5 ppm for the given solution। मतलब इसी concentration को 5 molar of AlOH thrice of density 1.2 ग्राम पर ml इसका ppm कन्वर्जन तुम्हारा ऐसा मिलेगा। अगर यही चीज मैं ppb पूछ लूं तो क्या रहेगा, ppb में यहाँ पर 10 पावर 6 के बदले 10 पावर 9 आता, सो ये वाला वैल्यू भी 10 पावर 8 आ जाएगा। सो दिस विल बी 3.25 into 10 to the power 8 ppm ppb sorry। so this is how you can get the ppb concentration and yeah with that one example I am trying to explain कि अगर एक concentration term है, अगर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म लोगे तो उसे बाकी के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में तुमने कन्वर्ट कैसे किया। मोल फ्रैक्शन बाकी रह गया, सो मोल फ्रैक्शन भी ले लो। सो या इट वाज 5 मोलार व्हिच मींस वी हैड 5 मोल्स per liter of solution, so the number of moles of AlOH thrice, so the mole fraction of AlOH thrice, that will be the number of moles of AlOH thrice जो कि 5 था, divided by now it was 1.2 kg, that was the mass of solution and 0.81 kg हमें mass of solvent मिला। 0.81 kg मतलब 810 grams, 810 grams मतलब it is water which is 810 grams, तो water का number of moles आएगा 810 upon 18 because water का molar mass 18 था। The molar mass of water is 18 grams per mole, so 810 upon 18 will give us the number of moles of water। डिवाइड कर लेंगे इसको, तो पहले तो एक 3 कैंसिल होगा, सो दैट विल गिव अस 270 डिवाइडेड बाय 6, वंस अगेन यू कैन कैंसिल अ 3 एंड इट विल बी 90 अपॉन 2 and 90 by 2 that will be 45, so you have 45 moles of water। so finally mole fraction of AlOH thrice is 5 plus 45, so ये तुम्हारा 0.1 आएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं मोल फ्रैक्शन पूछ लूं वाटर का, दिस मोल फ्रैक्शन, सी द टोटल ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस हैज टू बी इक्वल टू 1 बिकॉज मोल फ्रैक्शन के इसी डेफिनेशन में अगर नोटिस करोगे तो अगर सबको ऐड कर दोगे x1 प्लस x2 एंड सो ऑन अप टू xn,
इन सबको ऐड करोगे तो न्यूमरेटर में आएगा n1 प्लस n2 एंड सो ऑन अप टू nn, एंड डिनोमिनेटर सबका कॉमन वही था, सो ये दोनों कैंसिल होकर अल्टीमेटली 1 देंगे, सो द टोटल ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। सो यहाँ पर भी द मोल फ्रैक्शन ऑफ AlOH thrice प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हैज टू बी 1, तो आई कैन राइट दिस एज 1 minus 0.1 which is equal to 0.9। द अदर वे राउंड, मोल्स ऑफ H2O हमें 45 मिला था, सो यू कैन ऑल्सो डू 45 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि 50 है, एंड डिवाइड करोगे तो ये भी 0.9 ही आएगा। सो या वी आर कन्वर्टिंग दैट 5 मोलार टू मोल फ्रैक्शंस ऑल्सो। सो यस, बी फेमिलियर विद दीज सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन्स। मतलब अगर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म में तुम्हें दे दूं और डेंसिटी तुम्हें पता रहेगा, ऑल्सो यू नीड टू नो कि तुम्हारा स्पीशीज क्या है, बिकॉज वैलेंसी भी तुम्हें लगेगा अगर तुम्हें नॉर्मेलिटी का कन्वर्जन चाहिए तो अगर इतना तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, इफ यू हैव वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वैलेंसी एंड डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, तो एनी वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैन बी कन्वर्टेड टू एनी अदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म which we discussed over here. Now, let us say if the solution is very dilute. For very dilute solutions and density also approximately equal to 1 gram per ml only. देखो अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तो डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर ml ही आएगा, एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग इट इन वाटर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन इज वाटर ओनली, एंड वाटर का डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, एंड इसको कन्वर्ट भी कर लोगे तो ये हो जाएगा 1 kg पर लीटर, एंड kg पर मीटर क्यूब में किया तो इट विल बी 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन एक बार अपने आप ट्राई कर लेना, यू विल बी एबल टू कन्वर्ट दीज यूनिट्स फ्रॉम वन टू द अदर। बट या वाटर का डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, दैट इज 1 kg पर लीटर एंड 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो सोल्यूशन अगर डाइल्यूट है और पानी में रहेगा तो डेंसिटी तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, एंड इन सर्कमस्टेंसेस में तुम्हारा मोलारिटी एंड मोलालिटी विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल ओनली। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको भी समझ के रखना। इफ आई से 0.005 मोलार अगर मोलालिटी में कन्वर्ट करने को आया, देन दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.005 मोलाल ओनली। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इफ यू चेक दीज कैलकुलेशंस अगेन, अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन ले लेंगे तो ये 5 मोलार काफी कम रहेगा, इट विल बी 0.005 मोलार। सो इसका अगर मोलालिटी कैलकुलेट करने का ट्राई करें, 0.005 मतलब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हो जाएगा 0.005 इंटू 78 करेंगे तो ये आ जाएगा 3.9 ग्राम्स, एंड केजी में अगर कन्वर्ट कर लिया तो ये हो जाएगा 0.0039 केजी। ऑल्सो क्योंकि सोल्यूशन पानी में था और ये काफी डाइल्यूट सोल्यूशन था, तो इतने डाइल्यूट सोल्यूशन में पानी का डेंसिटी चेंज नहीं होगा, तो 1.2 ग्राम पर ml नहीं आएगा, पानी का डेंसिटी रहेगा, पानी मतलब सोल्यूशन का डेंसिटी विल रिमेन एज द वाटर डेंसिटी ओनली विच इज 1 ग्राम पर ml। अगर ये 1 ग्राम पर ml रहा तो इट विल बी 1 kg पर लीटर, एंड तुम्हारा सोल्यूशन का जो फाइनल मास आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 kg ओनली एंड नॉट 1.2 kg। तो फाइनली जब मोलालिटी कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स दैट विल बी 0.005, तो ये 5 नहीं आएगा, 0.005 आएगा। जो सोल्यूशन का मास था दैट वाज 1 kg, और 1 kg में से जो माइनस करोगे दैट इज सोल्यूट का मास, दैट विल बी 0.0039 kg। अब 1 में से 0.0039 अगर माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगा 0.9961 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ओनली। अब ये नंबर नेग्लिजिबल था तो 1 माइनस ये वाला नंबर अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा, एंड देन 0.005 अपॉन 1 विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.005 ओनली। तो मोलालिटी तुम्हारा 0.005 ही आया अप्रोक्सीमेटली, विच वाज इक्वल टू द मोलारिटी ओनली। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि जब भी तुम काफी डाइल्यूट सोल्यूशन लोगे, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन मोलारिटी एंड मोलालिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो ये एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट को ध्यान में रखना। अगर सोल्यूशन काफी डाइल्यूट है तो जो मोलारिटी दिया रहेगा दैट इटसेल्फ कैन बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ मोलालिटी। सो या विद दैट वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। अगर सॉलिड सोल्यूट लोगे और लिक्विड सॉल्वेंट लोगे तो ये सोल्यूबिलिटी अफेक्ट कैसे होगा विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे लिक्विड एक्सपांड होगा। सॉलिड जब डिसॉल्व होता था लिक्विड में तो सॉलिड डिसॉल्व होता था लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें। अगर ये लिक्विड के पार्टिकल्स है तो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में थोड़े बहुत स्पेसेस होते हैं और इन स्पेसेस में सॉलिड डिसॉल्व होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड एक्सपांड होगा और लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसका साइज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा तो अब ज्यादा सॉलिड को डिसॉल्व कर सकेंगे, एंड अगर ज्यादा सॉलिड डिसॉल्व होगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगा।
तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility of solid solute in liquid solvent will increase because as temperature increases liquid particles expand होंगे और जो स्पेस था लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में वो भी बढ़ जाएगा एंड स्पेस के बढ़ने की वजह से अभी हम ज्यादा सल्यूट को डिसॉल्व कर सकेंगे। सो ये तुम्हारा वेरिएशन रहेगा या ये तुम्हारा इफेक्ट रहेगा सल्यूबिलिटी पर टेम्परेचर वेरी करने से। सिमिलरली अगर टेम्परेचर कम करोगे तो सल्यूबिलिटी भी कम हो जाएगा। वी आर कमेंटिंग फॉर सॉलिड सल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। सेम चीज के ऊपर कमेंट करेंगे विद वेरिएशन ऑफ प्रेशर। देखो ऐसा है कि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स बोथ आर इनकम्प्रेसिबल मतलब अगर प्रेशर कम ज्यादा करोगे तो तुम मतलब प्रेशर ज्यादा करके सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। मतलब यू कैन डेफिनेटली कॉम्प्रेस बट एक्चुअल वॉल्यूम अगर सॉलिड स्पॉन्ज के फॉर्म में रहेगा तो तुम उसको कंप्रेस करके वॉल्यूम कम कर पाओगे बट यू आर ओनली डिक्रीजिंग द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट होल सॉलिड। जो एक्चुअल सॉलिड वॉल्यूम था स्पॉन्ज में बीच में काफी सारा गैसियस स्पेस भी होता है। जब कंप्रेस किया तब वो गैसियस स्पेस तुमने कम किया, एक्चुअल सॉलिड वॉल्यूम तुम कम नहीं कर रहे हो। सो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेस करके प्रेशर अप्लाई करके हम सॉलिड का जो एक्चुअल वॉल्यूम था उसे कम नहीं कर सकते। सो बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल प्रेशर के बढ़ने या कम होने की वजह से सल्यूबिलिटी अफेक्ट नहीं होगा फॉर सॉलिड सल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। सो एज प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस सल्यूबिलिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड। फॉर अ सॉलिड सल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। तो ये हमारा कमेंट रहेगा फॉर सल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड विद वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें सेम चीज पे कमेंट करना होगा फॉर सॉल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट सल्यूबिलिटी ऑफ गैस पे क्या रहेगा इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, ये हमें डिस्कस करना है। सो लेट अस से टेम्परेचर बढ़ गया। देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैंने कहा लिक्विड एक्सपांड होगा तो लिक्विड के बीच में जो स्पेस रहेगा वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा बट गैसेस एंड लिक्विड्स के कंपेयर में गैसेस का एक्सपांशन ज्यादा रहेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैसेस एक्सपांड होंगे। मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड एक्सपांड हो जाएगा बट गैसेस का एक्सपांशन ज्यादा होगा। अगर गैसेस एक्सपांड हो गए तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद लिक्विड में पहले इतना स्पेस था और इतना सा गैस था, अब स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन गैस भी ज्यादा एक्सपांड होगा तो इतने स्पेस में अभी तुम कम गैस डाल पाओगे बिकॉज यू आर एबल टू पुट लेसर गैस इन द स्पेस दैट इज अवेलेबल टू यू। सल्यूबिलिटी कम हो जाएगा। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility of gases in liquids will decrease and yeah that's the way solubility behaves when temperature increases for gases for gaseous solute in a liquid solvent। एंड फाइनली अगर प्रेशर बढ़ा दोगे, देखो प्रेशर बढ़ा दोगे तो गैसेस को कंप्रेस करना आसान है एंड लिक्विड्स वैसे भी इनकम्प्रेसिबल थे। अगर प्रेशर बढ़ा दोगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगा। अब जितना स्पेस तुम्हारे पास था प्रेशर बढ़ गया तो लिक्विड पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, स्पेस उतना ही रहेगा। प्रेशर बढ़ाने से गैस कंप्रेस हो गया तो उतने ही स्पेस में अभी तुम ज्यादा गैस को एकोमोडेट कर पाओगे तो सल्यूबिलिटी बढ़ जाएगा। So as pressure increases, solubility will increase for a gaseous solute in a liquid solvent. So यही चीज लिखी है because gases will compress and more gas can be accommodated in the liquid gaps. इस वजह से solubility of gases in liquids is increasing as pressure increases. अब यही स्टेटमेंट हमारा हेनरीज लॉ है। हेनरीज लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं काफी बार। सो या हेनरीज लॉ यही चीज कहता है that the solubility, Henry's law कहता है that the solubility of gases in liquids is going to increase as pressure increases, that is solubility is directly proportional to the pressure। अब solubility directly proportional to pressure, proportionality हटा देंगे तो Henry's constant आ जाएगा and Henry's constant हम P के denominator में लेकर आते हैं and this is how we write the final equation। This S represents solubility of gas, solubility of gas in liquid। जो भी लिक्विड तुमने लिया था उसमें गैस का solubility क्या रहेगा, that will be S and solubility is written in terms of moles per liter। अब इसे अलग अलग यूनिट्स में लिख सकेंगे बट बाय एंड लार्ज द यूनिट विल बी मोल्स पर लीटर, मतलब सम क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम। यू कैन ऑल्सो राइट इट इन ग्राम्स पर लीटर। सो ये तुम्हारा solubility का यूनिट आएगा। KH is called Henry's constant and P is the partial pressure of gas above the liquid surface। मतलब मान लो ये तुमने कंटेनर लिया, इसमें लिक्विड डिसॉल्व्ड है
जब लिक्विड डिसॉल्व रहेगा और इसमें गैस रहेगा, सम अमाउंट ऑफ गैस विल इवेपोरेट एंड वो वेपराइज्ड गैस वेपर्स के फॉर्म में लिक्विड सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा. दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. एंड वेपर प्रेशर सिर्फ लिक्विड का नहीं रहेगा, सराउंडिंग्स में और भी गैसेस रहते हैं, इनका भी प्रेशर इस सरफेस पे अप्लाई होगा. So only the vapor pressure of the liquid, that vapor pressure, sorry, only the vapor pressure of the gas, ये जो गैस यहाँ पे डिसॉल्व्ड है वो गैस जब अपने वेपर्स फॉर्म करेगा और सिर्फ गैस के वेपर्स का जो प्रेशर आएगा दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द गैस. एंड उसी वेपर प्रेशर को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड सरफेस, ये तुम्हारा पी का वैल्यू रहेगा. हेनरीज लॉ काफी बार एक अलग फॉर्मेट में भी लिखते हैं. They often write S, they मतलब instead of S, they often write mole fraction of the gas. So X of gas मतलब mole fraction of gas in the liquid phase, that is given by P upon KH. अब जो सम्स तुम्हारे सामने एग्जाम्स में आने वाले हैं उसमें तुम्हें मोल फ्रैक्शन लेना है या सल्यूबिलिटी लेना है, ये तुम्हें KH का यूनिट देख के मालूम पड़ेगा. मान लो फिलहाल यहाँ पे सल्यूबिलिटी मैंने लिखा मोल्स पर लीटर में, मोल्स पर लीटर इज ऑल्सो कॉल्ड मोलार. सो अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो तुम्हारा KH का यूनिट आएगा, सिर्फ KH गोज हियर एंड S गोज हियर. प्रेशर को मान लो ATM में हमने लिखा और S को मोलार में लिखा था, तो KH का जो यूनिट आएगा दैट विल बी ATM पर मोलार. सो हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट देख के तुम्हें पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. लाइक आई सेड इन दिस फॉर्मूला द यूनिट ऑफ KH विल बी ATM पर मोलार, वेयरएज यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं रहेगा. सो बिकॉज मोल फ्रैक्शन डज नॉट हैव अ यूनिट, तुम्हारा राइट हैंड साइड का भी कोई यूनिट नहीं आना चाहिए, तो KH का जो यूनिट आएगा दैट विल सिंपली बी ATM. सो या इफ द यूनिट ऑफ KH इज ओनली ATM, तुम्हें लेफ्ट में सल्यूबिलिटी कंसिडर करना था इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. तो हेनरीज लॉ के ये दो फॉर्मेट्स रहेंगे, इन दो को ध्यान में रखना. एंड या विद दैट वी आर डन विद डिस्कसिंग दिस टॉपिक ऑफ सल्यूबिलिटी ऑफ gases in liquid. We can continue with the next topic now, that is Rawls law. Rawls law का पहले statement देख लो. The statement says that partial pressure of any species in a solution. Okay, पहले एक solution बना लो. Solution में हम दो liquids ले लेंगे. The two liquids we have are liquid A and liquid B. अगर liquid A and liquid B solution में है तो ये दोनों ही liquids vaporize होंगे और vapors अपने अपने form करेंगे यहाँ पर. मान लो ये ए का वेपर्स है और ये बी का वेपर्स है. ए के वेपर्स सरफेस पे अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और बी के भी वेपर्स सरफेस पर अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ ए ऑन द लिक्विड, इट्स कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वी आल्सो कॉल इट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. सिमिलरली बी के वेपर्स जो सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी और वी कैन आल्सो कॉल इट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. अब स्टेटमेंट पढ़ो. पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी स्पीशीज इन अ सोल्यूशन. पार्शियल प्रेशर मतलब ए के वेपर्स ने जो प्रेशर अप्लाई किया ऑन द सरफेस दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी स्पीशीज इन अ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्पीशीज. मतलब अगर ये तो हमने सोल्यूशन ले लिया था ए और बी का, अगर प्योर ए का सोल्यूशन बनाओगे, प्योर ए का सोल्यूशन नहीं होता है, प्योर ए का सिर्फ सॉल्वेंट रहेगा. अगर सिर्फ प्योर कंपोनेंट ए लोगे तो इस केस में जो वेपर्स बनेंगे इनका जो वेपर प्रेशर रहेगा उसे हम कहेंगे PA naught. We will represent it by writing PA naught. So the statement says that partial pressure of any species in a solution is equal to vapor pressure of the pure species. अगर प्योर स्पीशीज लोगे तो उसमें वेपर्स का जो सरफेस पे प्रेशर रहेगा दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर स्पीशीज एंड यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट स्पीशीज इन द सोल्यूशन. मतलब इस लॉ के हिसाब से इस लॉ के हिसाब से अगर मैं सोल्यूशन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला लिखने का ट्राई करूं तो PA मस्ट बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए दैट इज PA नॉट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन. तो ये सोल्यूशन बनाया तो मान लो ए के नंबर ऑफ मोल्स Na थे एंड बी के नंबर ऑफ मोल्स Nb थे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट विल बी Na अपॉन Na प्लस Nb. And similarly XB will be NB upon Na plus NB. तो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए is equal to vapor pressure of pure A that is PA naught multiplied by mole fraction of A in the solution, and mole fraction of A in the solution is XA. So PA is XA into PA naught
ये तुम्हारा रॉल्स लॉ हो गया, एंड बाय यूजिंग रॉल्स लॉ आई एम राइटिंग हाउ मच विल बी द वेपर प्रेशर और द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन। सिमिलरली अगर मैं कहूं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना रहेगा, लेट्स कॉल इट पी बी, सो पी बी विल बी पी बी नॉट। When I say PB naught, it is vapor pressure of pure B. A and B were present in the solution. अगर मैं प्योर B का अलग एक कंटेनर ले लूं, तो प्योर B में जो B के वेपर्स फॉर्म होंगे उनका जो वेपर प्रेशर आएगा दैट विल बी PB नॉट। इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द सोल्यूशन व्हिच इज XB गिवन बाय दिस फॉर्मूला। So by using Rolle's law, we are writing the partial pressure of B by the formula PB naught into XB. तो ये तुम्हारा Rolle's law यूज किया हमने for writing the partial pressure of A and partial pressure of B. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी मतलब यहाँ जो ए के वेपर्स फॉर्म हुए उनका प्रेशर लिक्विड सरफेस पे कितना रहेगा, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, एंड बी के जो वेपर्स फॉर्म हुए उनका सरफेस पे प्रेशर कितना रहेगा, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये बेसिकली ए और बी के वेपर प्रेशर्स ही है, इन्हें बस हम कहते हैं कि दे आर पार्शियल प्रेशर्स। सो अगर मैं कहूं सरफेस पे टोटल प्रेशर कितना आएगा, इस सरफेस पे टोटल प्रेशर कितना आएगा, देन द टोटल प्रेशर PT दैट विल बी इक्वल टू PA प्लस PB, एंड PT का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। इस इक्वेशन को हम थोड़ी देर के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। सो या दिस इज वन ऑफ द इक्वेशंस यू कैन फॉर्म फॉर टोटल प्रेशर, बट लाइक आई सेड इसे थोड़ी देर के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, देखो अगर लिक्विड का कॉम्पोजिशन, अगर लिक्विड में तुम्हारा ए का मोल फ्रैक्शन वाज दिस एंड बी का मोल फ्रैक्शन वाज दिस, तो यहाँ वेपर्स का भी एक कॉम्पोजिशन आएगा, और वेपर्स का कॉम्पोजिशन लिक्विड के कॉम्पोजिशन के कंपेयर में अलग रहेगा। मान लो वेपर्स का तुमने जो भी कॉम्पोजिशन बनाया, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज YA and mole fraction of B, let's call it YB. I said liquid का composition and vapors का composition same नहीं रहेगा, they will be different. Vapors में A का mole fraction YA लिया and B का mole fraction YB ले लिया, तो जो total pressure रहेगा PT, PT is the total pressure and PA is the partial pressure of A. So by Dalton's law we can say that the mole fraction of A, that is YA in the vapor phase, that is actually given by the partial pressure of A upon the total vapor pressure. इसे rearrange करेंगे तो PA का फॉर्मूला बनेगा PT into YA. PT is the total pressure of the vapors that you have here, and that total pressure is PA plus PB. So partial pressure of A can be written in this manner also. ये हमने टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखा बाय डाल्टन्स लॉ, वेयरएज यहाँ पे हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखा था बाय द रॉल्स लॉ। एंड सिमिलरली अगर YB का फॉर्मूला लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं YB, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर दैट इज PT, एंड इसे भी अगर रीअरेंज कर लेंगे तो हमें PB दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B का जो फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी YB इनटू PT। तो ये हमने डाल्टन्स लॉ से PB का फॉर्मूला लिखा, वेयरएज PB का ही फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा था बाय रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ जो मोल फ्रैक्शन कंसीडर करेगा दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द सोल्यूशन, whereas Dalton's law जो मोल फ्रैक्शन कंसीडर करेगा दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द वेपर फॉर्म। इन दो इक्वेशंस के ऊपर एक बहुत बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल काफी फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, लेट्स चेक हाउ टू सॉल्व इट। सो क्वेश्चन में ऐसा है कि यू हैव टू फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन एंड वेपर्स फॉर अ सोल्यूशन ऑफ A एंड B। फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन एंड वेपर्स मतलब सोल्यूशन में जो A और B का मोल फ्रैक्शन है वो ढूंढ के निकालो, और वेपर्स में जो A एंड B का मोल फ्रैक्शन है वो ढूंढ के निकालो। So you have to find XA and XB, that is mole fraction of A and B in the solution, and you have to find YA and YB, that is mole fraction of A and B in the vapors. तो ये मीनिंग होता है composition of solution and vapors का। So yeah, the solution is made by mixing A and B, and the total vapor pressure of the solution is 800 mmHg. Pure vapor pressures of A and B. Okay, what I mean to say here is vapor pressures of pure A and pure B. अगर pure A and pure B ले लोगे तो उनके जो vapor pressures है they are 600 mmHg and 1000 mmHg for A and B respectively. Okay, ये actually थोड़ा symmetric हो गया because I am giving 600, 1000 and 800. 800 को change कर दो and let's make it 950 mmHg. Yeah, try to solve it now. So जो equation हम start करेंगे, the equation that we will start with is this equation. The total vapor pressure will be partial pressure of A plus partial pressure of B. The total vapor pressure is 950 is equals to
पी ए का फॉर्मूला हम लिखेंगे बाय यूजिंग रॉल्स लॉ, दैट इज एक्स ए पी ए नॉट, एंड पी ए नॉट का वैल्यू हमें पता है दैट इज 600. वी विल पुट इट इन द नेक्स्ट स्टेप. पीबी भी हम रॉल्स लॉ से लिखेंगे, दैट इज एक्स बी पी बी नॉट, एंड पीबी नॉट का वैल्यू 1000 है, ये भी हमें पता है. सो वी हैव 950 इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट. पी ए नॉट को डालना था 600, तो ये टर्म हो जाएगा 600 एक्स ए. नाउ एक्स बी इज एक्चुअली 1 माइनस एक्स ए, बिकॉज मोल फ्रैक्शन का टोटल कभी भी करोगे, सो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल स्पीशीज इन एनी सोल्यूशन विल बी 1. सो एक्स ए प्लस एक्स बी कभी भी करोगे तो ये 1 आएगा, बिकॉज द सोल्यूशन हैड ओनली ए एंड बी. सो एक्स बी कैन बी कन्वीनियंटली रिटन एज 1 माइनस एक्स ए. सो एक्स बी को लिख ली, सॉरी एक्स बी को 1 माइनस एक्स बी नहीं 1 माइनस एक्स ए लिख लिया, एंड देन पी बी नॉट को डालना था 1000. सो वी हैव प्लस 1 माइनस एक्स ए into 1000. So start simplifying this. We have 950 is equals to 600 XA. ये ओपन करेंगे तो आएगा माइनस 1000 XA. 600 XA माइनस 1000 XA इज माइनस 400 XA. और ओपन करके यहां से भी एक टर्म आएगा प्लस 1000. So we can take 400 on the left. We will have 400 XA is equals to 1000 minus 950 and that will be equal to 50. So XA जो मिलेगा इसे इरेज कर लेंगे. दिस इज एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1. सो या सो एक्स ए दिस विल बी 50 अपॉन 400 मतलब 5/40 एंड रिड्यूस करके आ जाएगा 1/8. एंड एक्स बी अभी लिखा था थोड़ी देर पहले एक्स ए प्लस एक्स बी 1 था, तो एक्स बी विल बी 1 माइनस एक्स ए एंड 1 माइनस 1/8 करेंगे तो ये आ जाएगा 7/8. तो ये एक्स ए एंड एक्स बी, ये हमें कॉम्पोजिशन मिल गया सोल्यूशन का, बिकॉज एक्स ए एंड एक्स बी by Rolle's law these were the mole fractions of A and B in the solution. अभी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शंस क्या रहेंगे, इसके लिए डाल्टन्स लॉ यूज करना पड़ेगा. एंड डाल्टन्स लॉ ने कहा था दैट पी ए इज वाई ए इंटू पी ए नॉट, बट देन पी ए हमें फाइंड करना पड़ेगा बाय द फॉर्मूला एक्स ए इंटू पी ए नॉट. सॉरी, बाय डाल्टन्स लॉ पी ए वॉज वाई ए इंटू पी टी एंड पी ए बाय Rolle's law was x a into p a naught. So yeah, please make that correction. PA by Dalton's law is YA into PT, and then PA by Rolle's law is XA into PA naught. So yes, this is the equation you finally get. PA को डाला XA PA naught. XA we got it as 1/8. So we have 1/8 multiplied by PA naught is 600 equals to YA into the total vapor pressure was 950. So yeah, simplify the whole thing. 0 and 0 cancel होगा. यू कैन कैंसिल 5 ईयर, तो ये 19 हो जाएगा एंड 5 यहाँ पर कैंसिल होकर 12 आएगा. सो 12 एंड 8 भी फर्दर रिड्यूस होगा टू 3 एंड 2, एंड देन वाई ए का जो वैल्यू बना दैट इज 3 एंड 19 2s आर 38. सो ये हो जाएगा 3/38. दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज. एंड वाई बी अगर फाइंड करेंगे तो वाई बी कैन बी रिटन एज 1 माइनस वाई ए, एंड 1 माइनस वाई ए करेंगे तो ये आ जाएगा 35/38. वाई भी तुमने डायरेक्ट निकाला तो भी चलेगा. आई मीन वाई भी डायरेक्ट निकालोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर क्विकर. बट वाई बी के लिए भी अगर ये पूरा इक्वेशन रिपीट करोगे, ये पूरा स्टेप्स रिपीट करोगे तो सेम वैल्यू मिल जाएगा. सो वाई बी के लिए ऑल्सो यू कैन से दैट पी बी इज वाई बी इंटू पी टी, that is the partial pressure of B in the vapor phase is mole fraction of B in the vapor phase multiplied by the total vapor pressure. PB को अगर Rolle's law से लिखेंगे तो ये हो जाएगा XB into PB naught and that is equal to YB into PT. XB हमें मिला था 7/8, so we have 7/8 multiplied by PB naught is 1000, so into 1000 that is equal to YB जो हमें फाइंड करना था multiplied by PT, that is the total vapor pressure, जो कि 950 हमें पहले से पता था. So yeah, we can again cancel a 0 here and a 0 here. 5 से काटेंगे तो ये 20 आएगा और ये 19 आएगा. 20 4 5s are and 4 2s are, so 7 5s are 35 and 19 अगर नीचे आया तो 19 2s are 38. So we have 35/38 as the value of YB and that's what we got here. So that's the way you find the composition of vapors, that is YA and YB, mole fraction of A and B in the vapor phase. and यहाँ पर हमने find कर लिया mole fraction of A and B in the solution. तो ये एक basic type का numerical है जो तुम्हारे Rolle's law और Dalton's law को use करके form होता है. and yeah, you should be able to solve it very easily if you have understood the concept of Rolle's law and Dalton's law. Let's continue further.
रॉल्स लॉ में ही हमें इक्वेशन रॉल्स लॉ में ही हमें ग्राफ प्लॉट करना है ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सबसे पहले प्लॉट करेंगे पीबी का ही ग्राफ। बाय रॉल्स लॉ वी नो दैट पीबी वाज एक्सबी इनटू पीबी नॉट। देखो अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y के जगह पे तुम्हारा प्रेशर आ जाएगा। दिस इज वेपर प्रेशर ओनली। फिलहाल प्रेशर ऑफ बी प्लॉट कर रहे थे इसलिए मैंने पीबी बोला, बट दिस इज वेपर प्रेशर ओनली। सो ऑन द y एक्सिस यू हैव द प्रेशर, सो दिस बिकम्स द y टर्म। ऑन द x एक्सिस यू वर प्लॉटिंग xb, तो xb मतलब तुम्हारा x आ जाएगा। एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी पीबी नॉट। यहाँ पर प्लस सी नहीं है, मतलब यू कैन कंसिडर इट टू बी प्लस जीरो। तो सी का वैल्यू जीरो आया, मतलब ये जो ग्राफ रहेगा वो ओरिजिन से पास होगा। इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ द टाइप y इक्वल टू एम एक्स ओनली। तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज द पॉइंट वेर एक्स बी इज इक्वल टू जीरो। देखो एक्स बी को अगर जीरो ले लोगे, तो मैंने ऑलरेडी कहा था पिछले सम मतलब सम कर रहे थे तभी भी मैंने कहा था एक्स ए प्लस एक्स बी विल ऑलवेज बी वन। एक्स बी अगर जीरो रहेगा तो एक्स ए वन आएगा। एंड व्हेन एक्स ए इज वन वी वेरी वेल नो दैट दिस इज गोइंग टू बी प्योर ए। प्योर ए, तो जो वेपर प्रेशर आएगा दैट विल बी पी ए नॉट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ये भी हम प्लॉट कर लेंगे एज वी गो अहेड इन प्लॉटिंग दिस एंटायर ग्राफ। बट फॉर द टाइम बीइंग तुम्हारा पीबी का जो ग्राफ बनेगा, पीबी इज एक्स बी पीबी नॉट। सो यस, ये तुम्हारा ग्राफ बना ऑफ पी बी वर्सेस एक्स बी। अगर ये वाला लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स, यहाँ पर जो एक्स बी का वैल्यू आएगा, यहाँ पर एक्स बी का वैल्यू वन आएगा। एंड क्योंकि एक्स बी वन आ गया एंड एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी वॉज इक्वल टू वन, तो यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू जीरो आएगा। जो प्रेशर तुम्हें यहाँ पर मिला, दिस प्रेशर ओवर हियर is going to represent PB naught, because XB को 1 डाल दोगे तो PB इक्वल टू PB naught आएगा। ये भी लॉजिकल था, बिकॉज XB को 1 ले लिया, XA को 0 ले लिया, मतलब तुम्हारे सोल्यूशन में A प्रेजेंट ही नहीं है। whatever is present in the solution is only B, and whenever I say only B is present, it is not solution, it is pure B only। तो ये जो लाइन आएगा that is going to be PB naught, that is vapor pressure of pure solvent B, और pure liquid B का जो vapor pressure आएगा that is PB naught। तो ये तुम्हारा जो लाइन हमने प्लॉट किया, this is PB versus XB। इसका जो स्लोप आया, स्लोप ऑफ द लाइन इज PB नॉट, सॉरी स्लोप ऑफ द लाइन इज PB नॉट। एंड जो y इंटरसेप्ट आएगा, the y intercept will be equal to 0, and that is the very reason why the line is passing through the origin. On this very graph we want to plot PA versus XB। अब PA का इक्वेशन we know it is XA into PA naught। XA को हम लिख सकेंगे एज 1 माइनस XB। सो XA को लिखा 1 माइनस XB और इंटू PA नॉट था। व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट यू गेट माइनस XB इंटू PA नॉट, एंड पहला टर्म आएगा प्लस PA नॉट। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ PA वर्सेस XB। नाउ दिस इक्वेशन इज ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू, दिस इज mx। mx मतलब x पे तो तुम xb ही प्लॉट कर रहे थे, so this is your term x, and the slope becomes minus PA naught, and the y intercept will be PA naught। So PA naught, let's consider PA naught is less than PB naught। दोनों में से एक लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल होगा, एक का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, एक का वेपर प्रेशर कम होगा। सो आई एम अज्यूमिंग B इज द मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। सो PB नॉट ज्यादा रहेगा, PA नॉट कम रहेगा। सो PA नॉट का जो भी वैल्यू रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द y इंटरसेप्ट, एंड PA नॉट क्योंकि PB नॉट से कम है, PA नॉट विल बी समवेयर ओवर हियर। सो दिस इज PA नॉट। ये तुम्हारा y इंटरसेप्ट बनेगा फॉर द ग्राफ ऑफ PA वर्सेस XB। लाइक आई सेड, ये तुम्हारा y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का ग्राफ है, तो ये भी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन आएगा। जो स्लोप आएगा दैट विल बी अ नेगेटिव स्लोप, दैट इज माइनस PA नॉट। नेगेटिव स्लोप मतलब ये लाइन तुम्हारा रिड्यूस होगा इन दिस मैनर। एट दिस पॉइंट तुम्हारा प्रेशर जीरो इसलिए आया क्योंकि तुमने XB को 1 लिया, XA को 0 लिया। सो व्हेन यू पुट XB इक्वल टू 1, ये तुम्हारा आएगा माइनस PA नॉट प्लस PA नॉट विच इज इक्वल टू 0, एंड PA वाज बाउंड टू बी इक्वल टू 0 ओनली, बिकॉज यहाँ पर तुमने जब XA को 0 लिया तब तुमने A कंपोनेंट लिया ही नहीं था। अगर A कंपोनेंट लिया ही नहीं है तो प्रेशर ऑफ A तुम्हारा 0 ही आएगा, विच इज वाई यू आर हिटिंग अ 0 एट दिस वेरी पॉइंट वेयर XB इज 1 एंड XA इज 0। तो ये जो तुम्हारा ग्राफ आया, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ ऑफ PA वर्सेस XB। इस ग्राफ के लिए लाइक आई सेड,
तुम्हारा जो स्लोप आया दैट इज माइनस पी ए नॉट, एंड जो इंटरसेप्ट आया द y इंटरसेप्ट यू गॉट वाज इक्वल टू पी ए नॉट। नोटिस करो पी ए नॉट का जो वैल्यू है इट इज लेसर देन पी बी नॉट। पी ए नॉट अगर ऊपर भी आ जाता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा ग्राफ अब भी लीनियर होता एंड वो जीरो हिट करता इस पॉइंट पर। सो या दीज आर द ग्राफ्स ऑफ पी ए वर्सेस एक्स बी एंड पी बी वर्सेस एक्स बी। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे ऑफ पी टी वर्सेस एक्स बी। सो पी टी का इक्वेशन हमने यहाँ पर बनाया था, पी टी वॉज पी ए प्लस पी बी। उसमें भी हमने पी ए को लिख लिया एक्स ए पी ए नॉट बाई रॉल्स लॉ एंड पी बी को लिख लिया एज एक्स बी पी बी नॉट। हम एक्स ए को लिख सकेंगे एज 1 माइनस एक्स बी। सो इस इक्वेशन को अगर कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर पी टी इज 1 माइनस एक्स बी इंटू पी ए नॉट प्लस वी हैव एक्स बी इंटू पी बी नॉट। इसे अगर ओपन कर देंगे, ट्राई गैदरिंग द टर्म्स ऑफ एक्स बी टूगेदर, सो हमारे पास आएगा पी टी इज इक्वल्स टू एक्स बी। इट इज जो एक्स बी के टर्म्स है इसे अगर ओपन किया इट इज माइनस एक्स बी पी ए नॉट एंड प्लस एक्स बी पी बी नॉट। अगर इन दोनों में से एक्स बी कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा एक्स बी इंटू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एंड प्लस यहां से तुम्हारे पास आएगा पी ए नॉट। तो ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया ऑफ पी टी वर्सेस एक्स बी। पी टी वर्सेस एक्स बी का भी ग्राफ अगर कंपेयर करोगे तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ही ग्राफ है। दिस इज y, ये तुम्हारा x है, तो m तुम्हारा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट आएगा एंड c मतलब y इंटरसेप्ट तुम्हारा पी ए नॉट आएगा। अब पी ए नॉट मतलब यहां पर था तो ये तुम्हारा y इंटरसेप्ट आएगा। इसी इक्वेशन में अगर मैं एक्स बी को 1 ले लूं, एक्स बी अगर 1 ले लेंगे तो ये आएगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट, मतलब माइनस पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट कट होगा एंड पी टी विल बी इक्वल टू पी बी नॉट एंड पी बी नॉट मतलब ये वाला पॉइंट ही आ गया। सो जो ग्राफ बनेगा पीटी का इट बिगिंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड गोज अप टू दिस पॉइंट एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सो ये तुम्हारा ग्राफ आएगा एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ, लाइक आई सेड, दिस इज द ग्राफ ऑफ पीटी, पीटी वर्सेस एक्स बी। इस ग्राफ के लिए तुम्हारा जो स्लोप आया फ्रॉम दिस वेरी इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द स्लोप इज पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट and the y-intercept you are getting, the y-intercept is PA naught. So ये हमने graphical representation कर दिया of PB versus XB. Three things are plotted on the graph. One is PB versus XB, one is PA versus XB. PB versus XB का ग्राफ ये वाला था, PA versus XB का ग्राफ ये वाला था एंड अगर टोटल प्रेशर प्लॉट करोगे versus XB, so total pressure versus XB का ग्राफ तुम्हारा ये वाला मिला। Let's continue. The next thing we need to discuss is something about non-ideal solutions. Non-ideal solutions में हमें दो टाइप के बिहेवियर देखने मिलेंगे, एक होगा नेगेटिव डिविएशन और एक होगा पॉजिटिव डिविएशन। आइडियल सॉल्यूशंस वो रहेंगे जो रॉल्स लॉ फॉलो करेंगे, मतलब अगर ए एंड बी का एक सोल्यूशन बना लिया तो जो पी ए मिलेगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला एक्स ए इंटू पी ए नॉट एंड पी बी जो मिलेगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दैट विल बी एक्स बी इंटू पी बी नॉट। अब ये तो हो गया आइडियल सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ फॉलो करेगा। मान लो एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें ए एंड बी इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस काफी ज्यादा है, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ ए एंड बी अट्रैक्ट वन अनदर। अगर ए एंड बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ए का और बी का वेपराइज होकर बाहर जाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अगर ए का वेपराइजेशन कम हो जाएगा तो पी ए का जो वैल्यू रहेगा वो अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स ए पी ए नॉट के कंपेयर में थोड़ा कम रहेगा। सिमिलरली पीबी का भी जो वैल्यू रहेगा, अगर मैंने कहा ए और बी अट्रैक्ट करेंगे तो ए एंड बी दोनों का वेपराइज होके बाहर जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब बी के भी जो वेपर्स बनेंगे वो कम बनेंगे, तो पीबी भी जो रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा एंड एक्सबी पीबी नॉट वाज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, बट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस पीए एंड पीबी के वैल्यूज जो हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यूज है उससे थोड़े कम रहेंगे। सो बेसिकली पीए विल बी लेसर देन एक्स ए पीए नॉट, पीबी विल बी लेसर देन एक्सबी पीबी नॉट एंड व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन हैपेंस we say that the solution of A and B is showing a negative deviation. So negative deviation तब आएगा जब A and B आपस में अट्रैक्ट करेंगे, इनके जो करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर्स होंगे वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़े कम रहेंगे। So PA will be lesser than XA-PA0. XA-PA0 was the value we expected by the Rawls law. So if PA was equal to XA-PA0 and PB was equal to XB-PB0, we would have said it is an ideal solution. But because PA is less than XA-PA0 and PB is less than XB-PB0,
these values we are saying they are lesser than what the expected values were, and अगर ये values lesser than expected मिलेंगे तो हम कहेंगे कि ये solution show करता है negative deviation। अगर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, देखो तुम्हारा PA वर्सेस XB का जो लाइन था वो ये वाला लाइन था। अब PA क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम रहेगा, तुम्हारा जो लाइन रहेगा वो इस तरीके का लाइन रहेगा। ग्राफ नीचे इसलिए मिला क्योंकि जो हमारे पीए के वैल्यूज थे देवर लेसर देन एक्स ए पी ए नॉट। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया था दैट वाज द लाइन ऑफ पीए, मतलब दैट वाज द ग्राफ ऑफ पीए इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट। अब पीए का वैल्यू कम हो गया कंपेयर टू एक्स ए पी ए नॉट, इसलिए नेगेटिव डिविएशन में तुम्हारा पी वर्सेस एक्सबी का जो ग्राफ रहेगा वो नीचे की तरफ आएगा कंपेयर टू द एक्चुअल लाइन। सिमिलरली ये तुम्हारा ग्राफ था फॉर पीबी वर्सेस एक्सबी। अगर ये पीबी वर्सेस एक्सबी का ग्राफ था, दिस लाइन वाज रिप्रेजेंटिंग पीबी इक्वल टू एक्सबी पीबी नॉट, बट हमारा पीबी भी एक्सबी पीबी नॉट से कम रहेगा, विच इज वाई नेगेटिव डिविएशन में पीबी वर्सेस एक्सबी का ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये लाइन भी नीचे की तरफ आएगा। नोटिस करो एवरी प्रेशर ऑन दिस लाइन इज लेसर देन द प्रेशर यू वर गेटिंग ऑन द एक्चुअल लाइन ऑफ पीबी इक्वल टू एक्सबी पीबी नॉट। सो ये तुम्हारा ग्राफ रहेगा ऑफ पीबी वर्सेस एक्सबी फॉर नेगेटिव डिविएशन। करस्पॉन्डिंग जो टोटल प्रेशर का ये लाइन था, ये ग्राफ था तुम्हारा टोटल प्रेशर वर्सेस एक्सबी का, तो टोटल प्रेशर भी अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम रहेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय रॉल्स लॉ वाज पीए प्लस पीबी, मतलब पीटी का एक्चुअल इक्वेशन बाय रॉल्स लॉ सिंप्लीफाई करके ये वाला ही आएगा, बट जो वैल्यूज हमें एक्चुअल में दिखेंगे वो वैल्यूज इस कैलकुलेटेड वैल्यू के कंपेयर में कम रहेंगे। तो नेगेटिव डिविएशन में पीटी का भी ग्राफ इस तरीके से ही दिखेगा। So all the pressure values are lower than the calculated values when the solution shows negative deviation, and negative deviation तब दिखेगा जब A and B, मतलब जो solution के liquids हमने लिए थे उन liquids में attractive forces ज्यादा रहेंगे। In the negative deviation part only, अगर मैं कहूँ delta H mix, मतलब ये जो A and B का हमने मिक्सचर फॉर्म किया उसका डेल्टा एच वैल्यू कैसा रहेगा, तो ये नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ए एंड बी के अट्रैक्शन की वजह से ए एंड बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो एनर्जी रिलीज होगा, एंड एनर्जी रिलीज हुआ इसलिए डेल्टा एच तुम्हारा नेगेटिव आएगा। एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, एनर्जी लिबरेट होगा तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। ये केमिस्ट्री का एक बेसिक रूल रहता है। ओके, फॉर ऑल दोज हु डू नॉट गेट इट, डेल्टा एच मतलब इट इज ऑलवेज डेल्टा मतलब चेंज एंड एच मतलब एंथैल्पी। So when I say delta H, I always mean H final minus H initial. डेल्टा मतलब चेंज, चेंज मतलब ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। अगर तुमने एनर्जी लिबरेट किया, मान लो पहले तुम्हारे पास 50 जूल था और एनर्जी लिबरेट कर दोगे, तो लिबरेट करने के बाद तुम्हारे पास बचेगा 45 जूल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तभी तुम्हारा आंसर नेगेटिव आएगा। सो व्हेनेवर यू गिव आउट एनर्जी डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, एंड सिमिलरली व्हेन यू एब्जॉर्ब एनर्जी डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। सो या इस केस में तुमने बॉन्ड फॉर्म किए, अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इफ बॉन्ड्स आर गेटिंग फॉर्म्ड एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एंड एनर्जी रिलीज होगा इसलिए तुम्हारा डेल्टा एच मिक्स जो है वो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली मान लो हमने V1 वॉल्यूम लिया था A का और V2 वॉल्यूम लिया था B का, तो जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज V1 प्लस V2, एंड मिक्सचर का जो वॉल्यूम रहता है दैट लेट्स कॉल इट V मिक्स। तो V मिक्स जो रहेगा आइडियली इट शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2, बट बिकॉज तुम्हारे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा थे, ए एंड बी आपस में अट्रैक्ट करेंगे और जो V मिक्स रहेगा वो एक्चुअली थोड़ा कम आएगा कंपेयर टू V1 प्लस V2। तो अगर मैं कहूं डेल्टा V फॉर द मिक्सचर, आइडियली डेल्टा V मतलब इनिशियल सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज V मिक्स माइनस द इनिशियल वॉल्यूम विच इज V1 प्लस V2। सो डेल्टा V मतलब V मिक्स, मिक्स करके जो वॉल्यूम आया वो दैट इज द फाइनल वॉल्यूम, माइनस द ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज V1 प्लस V2, बट V मिक्स इज लेसर देन V1 प्लस V2 बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो डेल्टा V मिक्स तुम्हारा इस केस में नेगेटिव आएगा। सो डेल्टा V मिक्स भी नेगेटिव रहेगा व्हेनेवर अ मिक्सचर ऑफ A एंड B शोज नेगेटिव डिविएशन। तो ये तुम्हारे दो और इंपॉर्टेंट कमेंट्स हो गए फॉर नेगेटिव डिविएशन सॉल्यूशंस। अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में नेगेटिव डिविएशन कौन कौन से सॉल्यूशंस एग्जिबिट करेंगे इनके एग्जांपल्स दिए हैं। जितने भी एग्जांपल्स देके रखे हैं सारी एग्जांपल्स तुम्हें मेमोराइज करने हैं। सो एग्जांपल्स, लुक एट द एग्जांपल्स फ्रॉम एनसीईआरटी। Even if you're not using the NCERT and if you're using any government textbook or any other reference book, तुम्हें जितने भी एग्जांपल्स देके रखे हैं ऑफ सॉल्यूशंस दैट आर शोइंग नेगेटिव डिविएशन, वो सारे ही एग्जांपल्स मेमोराइज करके रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी बार सीधे सीधे एग्जांपल्स भी ये लोग पूछ लेते हैं। सो या दैट वाज अबाउट नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन में एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाएगा। अगर ए एंड बी अट्रैक्ट कर रहे थे तो पॉजिटिव डिविएशन के लिए ए एंड बी
रिपेल करेंगे. सो इफ देयर आर रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी अगर रिपेल करेंगे तो ए एंड बी का वेपराइज होना ज्यादा आसान हो जाएगा. एंड ए एंड बी अगर ज्यादा वेपराइज करेंगे तो जो पीए तुम्हें मिलेगा, विच इन आइडियल सोल्यूशन हैड टू बी इक्वल टू एक्स से पीए नॉट. यहां पर तुम्हारा रिपल्शन आया और रिपल्शन आने की वजह से वेपराइजेशन अगर आसान हो गया तो पीए जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे, मतलब वेपर्स ऑफ ए ज्यादा बनेंगे और प्रेशर ऑफ ए एक्सपेक्टेड वैल्यू के कंपेयर में ज्यादा आएगा. सो पीए विल बी ग्रेटर देन एक्स से पीए नॉट. सिमिलरली बी भी ज्यादा वेपराइज होगा एंड पीबी विल बी ग्रेटर देन एक्स बी पीबी नॉट. एक्स बी पीबी नॉट तुम्हारा आइडियल वैल्यू था जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे बाय रॉल्स लॉ. एंड रिपल्शन की वजह से बी भी ज्यादा वेपराइज होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ बी ज्यादा आएगा कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट वाज एक्स बी पीबी नॉट बाय रॉल्स लॉ. सो या ये कंडीशन हमने पॉजिटिव डिविएशन में इस तरीके से बोल दिया जो नेगेटिव डिविएशन में ऐसे बोला था. डेल्टा एच मिक्स कैसे तुम लिखोगे? देखो अगर ये रिपेल कर रहे थे तो इन्हें साथ में सोल्यूशन में पकड़ के रखने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. अगर हमें जोर लगाना पड़ेगा ए और बी को साथ में रखने के लिए तो हमने वर्क किया और सोल्यूशन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. अगर एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो इनिशियल एनर्जी मान लो 50 था तो फाइनल एनर्जी 60 होगा. एंड डेल्टा एच अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 माइनस 50 मतलब पॉजिटिव 10 आएगा. तो नेगेटिव डिविएशन में तुम्हारा डेल्टा एच मिक्स जो है वो पॉजिटिव आएगा. व्हाट अबाउट डेल्टा वी मिक्स? सो डेल्टा वी मिक्स के लिए भी देखो वी मिक्स इस केस में हो जाएगा वी मिक्स विल बी ग्रेटर देन वी वन प्लस वी टू. आइडियली वी मिक्स मस्ट बी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू बिकॉज अगर ए का वी वन वॉल्यूम लोगे और बी का वी टू वॉल्यूम लोगे तो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम आएगा दैट शुड बी वी वन प्लस वी टू. बट रिपल्शन हो गया तो रिपल्शन की वजह से जो टोटल वॉल्यूम रहेगा वो वी वन प्लस वी टू के वजह से थोड़ा बड़ा रहेगा. एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट वी मिक्स इज ग्रेटर देन वी वन प्लस वी टू. सो जो डेल्टा वी मिक्स है that is V mix minus of V1 plus V2 that will be greater than 0. So delta V mix तुम्हारा positive आएगा. And once again जो examples है of solutions that show a positive deviation इन्हें तुम्हें learn करना होगा from NCERT. जितने भी examples दिए हैं सारे learn कर लेना. And other than NCERT if you are referring any other reference book उसमें भी अगर कोई examples दे के रखे हैं तो वो लिख के learn कर लेना. They have often asked questions based on which solution shows positive deviation and which solution shows negative deviation. अगर ग्राफ पे हम शो करने का ट्राई करें अभी क्योंकि तुम्हारे प्रेशर्स एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा रहेंगे. अगर ये तुम्हारे एक्सपेक्टेड वैल्यूज थे, इफ दिस ब्लैक लाइन वाज रिप्रेजेंटिंग द आइडियल सोल्यूशन, अब तुम्हारे पॉजिटिव डिविएशन में जो प्रेशर्स मिलेंगे वो ज्यादा मिलेंगे. सो पी ए वर्सेस एक्स बी का जो लाइन बनेगा वो ऐसा बनेगा. The green line is showing pressure values greater than the actual values, greater than the ideal values. तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव डिविएशन. सिमिलरली ये वाला लाइन था तुम्हारा पीबी वर्सेस एक्सबी का. अगर पॉजिटिव डिविएशन आया तो वही लाइन ऐसा दिखेगा. एंड जो तुम्हारा टोटल प्रेशर का लाइन था वो भी इस तरीके से एलिवेटेड दिखेगा. या सो दीज आर योर लाइंस फॉर पॉजिटिव डिविएशन. ग्रीन वाला जो है दैट शोज lines of positive deviation and red वाला जो था they represent the negative deviation. and ideal solution के बारे में तो पहले ही हमने comment कर दिया था that if these are positive and negative deviations, if I talk about ideal solutions, ideal solutions के लिए PA will be equal to x से PA naught. That is Rolle's law completely follow होगा. PB will also be equal to XB into PB naught. डेल्टा H मिक्स जो रहेगा वो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए 0 आएगा बिकॉज आइडियल सॉल्यूशन में ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा. सिमिलरली डेल्टा V मिक्स भी अगर कहेंगे आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ये भी 0 आएगा बिकॉज V मिक्स फॉर आइडियल सॉल्यूशंस दैट V मिक्स विल बी इक्वल टू V1 plus V2 ओनली. So yeah, delta H mix and delta V mix for ideal solutions will be 0 and Rolle's law will be completely followed. एंड डायग्राम में देखेंगे तो ये जो ब्लैक लाइंस हमने ओरिजिनली ड्रॉ किए थे वो हमारे आइडियल सॉल्यूशंस के ही लाइंस थे. सो या दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दैट शो नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिविएशंस. द नेक्स्ट थिंग वी आर डिस्कसिंग इज azeotropic mixtures. So if we plot a graph of temperature versus the composition versus the mole fraction of B only. So once again we are taking a solution made out of A and B only. Solution में दो liquids है A and B. इस पॉइंट पे हमने XB को 0 ले लिया. So if XB will be 0, XA will be equal to 1. मतलब यहाँ पर जो भी represent होगा that will be the pure solution A
एंड वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ अप टिल एक्स बी इक्वल टू 1। अगर यहां पर एक्स बी इक्वल टू 1 आ गया, इट मीन्स यहां पर हमारे पास प्योर बी है एंड एक्स ए का वैल्यू यहां पर 0 है। सो टेम्परेचर वर्सेस एक्स बी का ग्राफ, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। Now in this part of the graph, the solution will be liquid in nature and इस part of the graph में तुम्हारा solution gaseous हो जाएगा। Now this graph actually represents कि मान लो तुमने कोई भी composition ले लिया, let us take this particular composition of A and B। इस composition पर जब तुम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे तो इस पूरे पार्ट में तुम्हारा लिक्विड, तुम्हारा पूरा मिक्सचर लिक्विड था, इस पूरे पार्ट में मिक्सचर गैसियस हो गया, मतलब इस पार्ट में सोल्यूशन बॉयल हो चुका है और इस पार्ट में सोल्यूशन अभी भी लिक्विड फॉर्म में था। तो ये जो दो टेम्परेचर्स है, मतलब बिटवीन दिस टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर द सोल्यूशन इज पार्शियली बॉइलिंग, मतलब इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहेगा, द सोल्यूशन विल बॉइल ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। तो ये जो पार्ट तुम्हें दिखता है इन बिटवीन द टॉप लाइन एंड द बॉटम लाइन, यहाँ पे तुम्हारे पास लिक्विड्स भी रहेंगे और वेपर्स भी रहेंगे। सो द सोल्यूशन विल बी पार्शियली बॉइल्ड इन बिटवीन, मतलब अगर इस दो टेम्परेचर्स के बीच में अगर कोई भी टेम्परेचर लिया फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, तो इन दो टेम्परेचर्स के बीच में तुम्हारा लिक्विड पार्शियली बॉयल हो चुका रहेगा एंड या द लिक्विड एक्चुअली बॉइल्स, द मिक्सचर एक्चुअली बॉइल्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। बट इसी ग्राफ पे अगर ये वाला पॉइंट देखोगे, इस वाले पॉइंट पे नोटिस करो, अगर ये वाला कॉम्पोजिशन ले लोगे, इस वाले कॉम्पोजिशन के लिए you are getting a single boiling point. The boiling does not happen over a range of temperatures, rather the mixture boils at a constant temperature। तो जब भी एक बाइनरी मिक्सचर के लिए एक A और B का लिक्विड का मिक्सचर अगर तुमने बना लिया, अगर मिक्सचर के लिए एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे लिक्विड एक जहां पे मिक्सचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा, तो उस टाइप के मिक्सचर्स को हम कहेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स इफ यू रियलाइज ये बन भी गए, अगर ए और बी लिक्विड है, अगर ए और बी तुम्हारे लिक्विड्स है, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर अगर बनेगा तो भी एक सर्टेन कॉम्पोजिशन पे ही बनेगा। ओनली एट दिस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इज बिहेविंग लाइक एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स। अगर नोटिस करोगे तो ये वाले कॉम्पोजिशन पे तुम्हारा मिक्सचर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाला मिक्सचर नहीं है, इस वाले कॉम्पोजिशन पे तुम्हारा बॉइलिंग हुआ ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, whereas only for this particular composition, only at this composition you are having a constant boiling point mixture। So only at this composition the mixture of A and B will behave like an azeotropic mixture। तो यही कॉन्सेप्ट है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, मतलब a mixture that will boil at a constant temperature and not over a range of temperatures। इस टेम्परेचर पे ऐसा होगा कि मान लो ये टेम्परेचर पे तुम्हारा एक्स बी का वैल्यू 0.3 है, तो एक्सए का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.7। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स के लिए ये पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन जहां पे तुम्हारा मिक्सचर एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा, उस कॉम्पोजिशन के लिए जो भी तुम्हारा लिक्विड का कॉम्पोजिशन रहेगा इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वेपर कॉम्पोजिशन। सो वेपर्स में अगर ए का मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो ये हमेशा 0.7 ही आएगा एंड बी का अगर मोल फ्रैक्शन देखेंगे, मतलब वाई बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज, ये हमेशा 0.3 आएगा। So these are mole fractions of A and B in the liquid phase. These are mole fractions of A and B, which are these are mole fractions of A and B in the vapor phase. And like I said, azeotropic composition एक ऐसा composition होगा जहां पे तुम्हारा liquid composition and vapor composition will always remain the same for the entire range of temperatures। It does not happen for all mixtures, it happens for some mixtures and that too only at a certain composition। because ग्राफ में ही दिखता है कि अगर composition change कर दोगे तो A and B का ही अगर मिक्सचर रहेगा तो इस composition पे वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं है, A and B का मिक्सचर इज एजियोट्रोपिक only at this composition। So yeah, the composition of the liquid phase and the vapor phase will be the same throughout all temperatures for the azeotropic composition। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स के भी एग्जांपल्स तुम्हें याद कर लेने हैं, इफ दे आर गिवन इन एनसीईआरटी मेमोराइज देम फ्रॉम एनसीईआरटी और एनी अदर रेफरेंस यू हैव। वन ऑफ द एग्जांपल्स इज क्लोरोफॉर्म एसीटोन। सो क्लोरोफॉर्म एसीटोन का जो मिक्सचर रहता है इट बिहेव्स लाइक एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर अप्रोक्सीमेटली 70% क्लोरोफॉर्म एंड 30% एसीटोन। So this mixture will boil at a constant temperature and इसका जो भी वेपर एंड लिक्विड कॉम्पोजिशन रहेगा इट विल रिमेन द सेम थ्रू आउट ऑल द टेम्परेचर्स। तो ये थोड़ा एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स का हमारा डिस्कशन हो गया एंड या विद दैट वी आर डन विद दिस टॉपिक एंड वी कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक।
द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग ऐसा होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो डिपेंड करेंगे सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। मतलब अगर हम 1 मोल ग्लूकोज डालेंगे या 1 मोल यूरिया डालेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे प्रॉपर्टीज जो सिर्फ इस पे डिपेंड करेंगे कि हमने 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डाला, कौन सा सॉल्यूट डाला उससे मैटर नहीं करेंगे, उन प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक आई सेड आर दोस प्रॉपर्टीज that depend only on the number of particles, मतलब number of moles of the solute and not on their nature। इनमें 4 प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने होंगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट प्रॉपर्टी ले लेंगे दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मान लो हमने एक सोल्यूशन बनाया वेयर ए इज द लिक्विड, लिक्विड मतलब ये हमारा सॉल्वेंट रहेगा, एंड लेट्स टेक बी एज अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। जब बाइनरी मिक्सचर्स ले रहे थे तब हम ए और बी दोनों को लिक्विड्स ले रहे थे। अब जो कंपोनेंट बी है वी आर टेकिंग इट एज अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। वॉलेटाइल मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो इजीली वेपराइज हो जाएंगे, एंड व्हेन आई से नॉन वॉलेटाइल तो बी जो है वो इजीली वेपराइज नहीं होगा, एंड इजीली वेपराइज नहीं, इट विल नॉट वेपराइज एट ऑल। सो बी क्योंकि एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, यू कैन से दैट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी मतलब पी बी नॉट जो रहेगा वो जीरो आएगा, एंड पी ए नॉट मतलब प्योर ए का जो वेपर प्रेशर रहेगा दैट विल बी सम नॉन जीरो वैल्यू। So yeah, Pa naught as usual it represents the vapor pressure of pure A. This is vapor pressure of pure A. एंड रॉल्स लॉ से हमें पता है कि अगर सोल्यूशन बना लेंगे तो ए के वेपर्स बनेंगे, और ए के वेपर्स का जो प्रेशर आएगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दैट विल बी गिवन बाय एक्स ए इंटू पी ए नॉट। अब एक्स ए मतलब ए का मोल फ्रैक्शन रहेगा सोल्यूशन में, इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। तो एक्स ए इंटू पी ए नॉट अगर करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी लेसर देन पी ए नॉट। कहने का मतलब पी ए विल ऑलवेज बी लेसर देन पी ए नॉट। ये मैंने मैथमेटिकली आपको समझाया कि जो सोल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ ए रहेगा वो प्योर ए के वेपर प्रेशर के कंपेयर में छोटा रहेगा। द अदर एक्सप्लेनेशन इज, मान लो एक सोल्यूशन बना लेंगे, सोल्यूशन बनाते टाइम पहले हमने प्योर ए लिया था, ये प्योर ए का हमने लिक्विड लिया था, और इसमें हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बी को डिसॉल्व करेंगे। तो जब बी डिसॉल्व होगा तो बी इंटीरियर में चला जाएगा, बी के जो पार्टिकल्स है वो बल्क में जाके डिसॉल्व हो जाएंगे, बट सम पार्टिकल्स ऑफ बी विल आल्सो ऑक्यूपाई द सरफेस। अगर बी के कुछ पार्टिकल्स सरफेस पे रहेंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा इवेपोरेशन के लिए। पहले इवेपोरेशन हो रहा था क्योंकि सरफेस एरिया था, अब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। एरिया इसलिए कम हुआ बिकॉज बी के कुछ पार्टिकल्स ने सरफेस को भी ऑक्यूपाई कर लिया। अब वेपराइजेशन अगर कम होगा तो ए के वेपर्स कम बनेंगे, और ए के वेपर्स अगर कम बनेंगे तो ए का जो वेपर प्रेशर आएगा सोल्यूशन में वो प्योर ए के कंपेयर में छोटा रहेगा। सो वंस अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग दैट पी ए दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन will be lesser than Pa naught, मतलब vapor pressure when you were taking pure A. So if you realize, the point I'm trying to make is, whenever you are forming a solution, तो solution में जो A का vapor pressure आया मतलब partial pressure of A when the solution is formed, it is lesser than the vapor pressure of pure A, मतलब vapor pressure में lowering आया। So the question here is how much is the lowering of vapor pressure? The lowering of vapor pressure, अगर तुम्हारा पी ए नॉट प्योर ए का वेपर प्रेशर था तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा दैट विल बी पी ए नॉट माइनस पी ए, बट हमें चाहिए था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बिकॉज यही हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग मतलब अपॉन पी ए नॉट करना होगा। अगर पी ए का फॉर्मूला एक्स ए पी ए नॉट यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये बनेगा पी ए नॉट माइनस एक्स ए इंटू पी ए नॉट द होल अपॉन पी ए नॉट। यू कैन टेक अ पी ए नॉट कॉमन फ्रॉम हियर, जब पी ए नॉट कॉमन आएगा तो वो पी ए नॉट इस पी ए नॉट के साथ कट होगा एंड हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 माइनस एक्स ए, एंड क्योंकि ये बाइनरी मिक्सचर था एक्स ए प्लस एक्स बी विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज द टोटल ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर एक्स ए प्लस एक्स बी 1 था तो 1 माइनस एक्स ए विल बिकम इक्वल टू एक्स बी। तो कहने का मतलब है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें मिला इक्वल टू एक्स बी। XB is the mole fraction of the non-volatile solute, मतलब XA अगर लिखने का ट्राई करें, XA is the number of moles of A upon the total number of moles that is Na plus Nb, and when I say XB, XB is the number of moles of B
डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज Na प्लस Nb। तो जो xb हमें यहाँ पर जो मिला दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। यही हमारा रूल है या यही हमारा फॉर्मूला है दैट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर अ बाइनरी मिक्सचर made by a liquid solvent and a non-volatile solute is equal to the mole fraction of the non-volatile solute. So the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of non-volatile solute in the solution. So that is the entire discussion about relative lowering of vapor pressure, which is our first colligative property. काफी बार ये जो relative lowering of vapor pressure का xb है, इसका approximate formula ऐसे भी use करते हैं, the relative lowering of vapor pressure. It is written as xb. xb मतलब like I said, it is nb upon na plus nb. But अगर solution काफी dilute है, तो nb का value काफी छोटा रहेगा compared to na. So for dilute solutions, Na will be significantly greater than Nb, which means Na plus Nb will be approximately Na only. So relative lowering of vapor pressure जो Xb था, that can be written as approximately Nb upon Na only. तो ये भी एक approximation काफी बार numericals में ये लोग ले लेंगे. So yeah, that's about one of the approximations, and that's the whole discussion about relative lowering of vapor pressure. Continue करेंगे with the second colligative property, that is elevation and boiling point. So when I say elevation and boiling point, it becomes important to define the boiling point of a liquid. Definitely boiling point मतलब the temperature at which a liquid boils. It is also defined as the temperature at which the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. Becomes equal to the atmospheric pressure. So if you try to plot a graph of vapor pressure versus temperature, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर जितना बड़ा होगे उतना तुम्हारा लिक्विड वेपराइज होना शुरू करेगा, एंड जितना लिक्विड वेपराइज होगा वेपर्स भी उतने ही बढ़ेंगे और वेपर प्रेशर भी उतना ही बढ़ेगा. सो वेपर प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस. अगर प्योर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ बनाओगे तो ऐसा रहेगा. It is a non-linear graph, and you can clearly see the trend, that is temperature is increasing, the vapor pressure is also increasing. Like I said, ये ग्राफ रहेगा सॉल्वेंट के लिए. सोल्यूशन के बारे में हमने अभी अभी बात किया कि सोल्यूशन जब भी बनाओगे तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट सरफेस के कुछ साइड्स को ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए वेपराइजेशन जो लिक्विड का रहेगा कम हो जाएगा, एंड वेपर प्रेशर सोल्यूशन का हमेशा कम रहेगा कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. सो व्हेन यू ड्रॉ द वेपर प्रेशर लाइन फॉर सोल्यूशन, इट विल लुक लाइक दिस. गिवन एट एनी टेम्परेचर, नोटिस करो कि तुम्हारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहेगा कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एंड टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन के लिए भी बढ़ने ही वाला है. सो ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया, इट इज द वेपर प्रेशर लाइन फॉर द सोल्यूशन, एंड ब्लैक लाइन जो हमने ड्रॉ किया था दैट इज द वेपर प्रेशर लाइन फॉर सॉल्वेंट. अब अगर 1 atm तुम्हारा वेपर प्रेशर एक्सिस पे, मान लो 1 atm हम यहाँ पर मार्क करते हैं, दिस इज द प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फियर, एंड इस लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला देखो एक बार. बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट आया, सॉल्वेंट के लिए उसका वेपर प्रेशर इज बिकमिंग इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस टेम्परेचर, whereas solution के लिए the vapor pressure is becoming equal to atmospheric pressure at this temperature. So ये रहेगा boiling point of solvent, and ये जो temperature है this is going to be the boiling point of solution. So clearly you can see कि vapor pressure कम होने की वजह से तुम्हारा जो boiling point है वो solution के लिए बढ़ जाएगा. इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ये जो लेंथ रहेगा ऑन द टेम्परेचर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड डेल्टा टीबी, दैट इज द वेरी थिंग वी कॉल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सोचने का ट्राई करो, ये डिपेंड किस पे करेगा. सो आई सेड द लॉजिक वाज, तुम्हारा वेपर प्रेशर कम होने की वजह से ये वाला लाइन नीचे शिफ्ट हो गया. अब ये वाला सोल्यूशन का लाइन जितना नीचे शिफ्ट होगा उतना तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला है. तो सोल्यूशन का लाइन नीचे शिफ्ट होना मतलब वेपर प्रेशर कम होना. वेपर प्रेशर कम हो रहा था बिकॉज ये नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जो तुमने डाला था वो सरफेस के कुछ साइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा था.
जितना नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डालोगे वेपराइजेशन उतना कम होगा, ये लाइन उतना ज्यादा नीचे शिफ्ट होगा और तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। कहने का मतलब सल्यूट जितना ज्यादा डालोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा तुम्हें मिलेगा। सो कहने का मतलब डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू द सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन के लिए टर्म कौन सा यूज करोगे? देखो मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे हम टेम्परेचर वेरी कर रहे थे। वी नीड अ टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड द ओनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वॉज मोलालिटी। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम मोलालिटी यूज करेंगे बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सो डेल्टा टीबी बिकम्स इक्वल टू, यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, we call it kb into m. Kb is called molal boiling point elevation constant, and it is also called ebullioscopic constant. Molality का जो unit था, you can write it as molal, and you can also write the unit as moles per kg. सो केबी का जो यूनिट आएगा, डेल्टा टीबी लेटर से हमने केल्विन में लिखा, सो यू कैन राइट इट एज केल्विन पर मोलाल, या तो इसको रीअरेंज कर दोगे, एम वॉज मोल्स पर केजी, तो केजी ऊपर जाएगा मोल्स नीचे आएगा, एंड डेल्टा टीबी वॉज इन केल्विन, सो यू कैन राइट द यूनिट एज केल्विन केजी पर मोल। जो केबी का वैल्यू रहेगा इट विल बी सॉल्वेंट डिपेंडेंट, मतलब वाटर लोगे तो केबी अलग आएगा, बेंजीन लोगे तो केबी अलग आएगा। इट इज अ क्वांटिटी, लाइक आई सेड, इट इज डिपेंडेंट ऑन द सॉल्वेंट, नॉट ऑन द सल्यूट। एंड वैसे भी सल्यूट के नेचर पे इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करेगा बिकॉज ये सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सल्यूट, दे डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट। तो सल्यूट के जितने पार्टिकल्स तुमने डाले वो मोलालिटी में कैलकुलेट हो चुका था। सो मोलालिटी में इंक्लूड होता है तुम्हारा सल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं वो वाला पार्ट, वेरएस केबी कंट्रोल करेगा सॉल्वेंट का इफेक्ट ऑन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला रहेगा फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलालिटी का कॉन्सेप्ट यू शुड नो, आई हैव डिस्कस्ड इट एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solvent in kg. So refer the start of this video to get a better idea on molality. And yeah, that's the entire concept of elevation and boiling point. Take the next concept, that is depression and freezing point. देखो वही बात वापस, अगर वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करोगे तो सॉलिड के लिए वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ लीनियर रहेगा, whereas लिक्विड के लिए ये नॉन लीनियर ग्राफ हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द ट्रेंड विल लुक लाइक फॉर द प्योर सॉल्वेंट। बट अगर सोल्यूशन के बारे में बात करें तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में हमेशा कम रहेगा। सो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा इसके नीचे आएगा। द लाइन विल रन पैरेलल टू दिस लाइन, एंड या दैट इज द ट्रेंड ऑफ सोल्यूशन वेपर प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बढ़ने ही वाला है, बट सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एट एनी गिवन टेम्परेचर इट विल बी लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इस लाइन को अगर एक्सटेंड करोगे तो एक्सटेंड करते 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 जब यहां पर आओगे, whenever the solution line hits the linear part, that becomes the freezing point of the solution. ये हो जाएगा freezing point of solution, whereas ये जो linear graph non linear हुआ था, ये वाला temperature, this temperature is the freezing point of solvent. This is the freezing point of pure solvent. So once again वही बात, देखो जितना सल्यूट हम डिसॉल्व करेंगे, जितना सल्यूट डिसॉल्व किया वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, उतना ही नीचे ये सोल्यूशन का लाइन चला जाएगा, और सोल्यूशन का लाइन जितना नीचे जाएगा उतना तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट में तुम्हें ड्रॉप नजर आएगा। सो मोर द कॉन्सेंट्रेशन मोर इज द ड्रॉप इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ हियर इज कॉल्ड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वी कॉल इट डेल्टा टी एफ। फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा टी एफ, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट will be proportional to the concentration of the solution, and concentration का वही temperature independent term use करना होगा which is molality. So delta TF becomes equal to, proportionality हटा दोगे तो KF आएगा, that is the constant of proportionality, multiplied by small m. M again is the molality,
सो इसका यूनिट आएगा मोल्स पर केजी और सिंपली मोलाल। के एफ इज कॉल्ड मोलाल। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, वहां हमने केबी को बोला था एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यहां केएफ को बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका भी यूनिट वही आएगा, बिकॉज अगर डेल्टा टी एफ को हम केल्विन में लिख लें, सो केल्विन, केजी ऊपर चले जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा, सो यूनिट ऑफ के एफ बिकम्स केल्विन केजी पर मोल। एनीथिंग एल्स वी मेंशन्ड हियर? यस, द सेम थिंग। केबी अगर सॉल्वेंट डिपेंडेंट रहेगा, तो यहां पर के एफ भी ऐसा टर्म रहेगा जो सॉल्वेंट डिपेंडेंट होगा। एडिशनली सल्यूट का जो भी इफेक्ट रहेगा, सल्यूट का पूरा इफेक्ट एम के टर्म में इनकॉर्पोरेट हो चुका है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स तुमने एम बनाया तभी मतलब एम के डेफिनेशन में नंबर ऑफ मोल्स आ गया था, तो सल्यूट का जो भी इफेक्ट रहेगा वो एम टर्म में इंक्लूडेड रहेगा, एंड सॉल्वेंट का जो भी इफेक्ट रहेगा दैट इज इंक्लूडेड इन द के एफ टर्म, एंड बोथ ऑफ देम टुगेदर डिटरमाइन कि तुम्हारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा। So yeah, this is also one of the colligative properties. And finally take the last colligative property, that is osmotic pressure. मान लो हमने एक कंटेनर लिया और इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऑन दिस साइड वी हैव प्योर सॉल्वेंट एंड ऑन दिस साइड वी हैव अ सॉल्यूशन। जो सेपरेटर है, मतलब जो हमने सेपरेट करने के लिए सब्सटेंस यूज किया, दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास थ्रू होने के लिए अलाउ करेगा। द सॉल्वेंट कैन गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट कैन गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑल्सो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज सॉल्वेंट टू पास फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एंड इट डज नॉट अलाउ सल्यूट टू पास, डज नॉट अलाउ सल्यूट टू पास फ्रॉम वन साइड टू द अदर। सल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, एंड वंस अगेन यहाँ पे जो सल्यूट हमने लिया है दैट इज अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ओनली। सो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के पार्टिकल्स साइज में बड़े होंगे, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो भी पोर्स रहेंगे वो काफी छोटे रहेंगे। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास थ्रू होने देगा, लेफ्ट टू राइट ऑल्सो, राइट टू लेफ्ट ऑल्सो, बट इट विल नॉट अलाउ द सल्यूट पार्टिकल्स टू पास from the semi-permeable membrane will not allow the solute particles to pass through it। मतलब solution में जो solute particles है वो क्रॉस ओवर नहीं करेंगे, एंड दे हैव टू स्टे वेयर दे आर, बट सॉल्वेंट कैन मूव फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड ईयर टू ईयर। अब देखो, अगर मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हटा दूं तो क्या होगा? मान लो यहाँ पे मेरे पास 10 पार्टिकल्स थे, तो जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हट जाएगा, मान लो एक इमेजिनरी लाइन तुमने यहाँ पर बना लिया, अगर ये सोल्यूशन में 10 पार्टिकल्स थे और सॉल्वेंट में 0 थे, तो जब भी यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा तो यहाँ पर भी 5 होंगे और यहाँ पर भी 5 होंगे। दिस इज व्हाट द सोल्यूशन विल ट्राई टू अटेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में भी ये पूरा सोल्यूशन वही अटेन करने का ट्राई करेगा। इट विल ट्राई टू एंश्योर दैट द कंसंट्रेशन ऑन बोथ द साइड्स बिकम इक्वल। अब सोल्यूशन में से सॉल्वेंट अगर निकाल के यहाँ पे भेज दोगे तो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन वॉज नंबर ऑफ मोल्स per unit volume of solution in liters. I am talking about the molarity term. Concentration in molarity was defined in this manner. देखो, अगर यहां से तुम सॉल्वेंट लेके यहां पर भेज दोगे तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कम हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट यहां पर उतना ही रहेगा, बिकॉज सल्यूट पार्टिकल्स विल नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो वॉल्यूम कम होने की वजह से तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इधर वैसे भी कॉन्सेंट्रेशन 0 था, अगर सॉल्वेंट इधर पास हुआ तो इधर तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। यू आर नॉट अटेनिंग यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी अटेन करना है तो इधर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा एंड इधर का कम करना पड़ेगा। अब इधर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फिर सल्यूट आना चाहिए, एंड सल्यूट विल नेवर बी एबल टू माइग्रेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। सो द ओनली पॉसिबिलिटी सॉल्वेंट विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जितना सॉल्वेंट यहाँ पर जाएगा उतना तुम्हारा सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, एंड that is how the solution will try to obtain homogeneity or uniformity. So overall कहने का मतलब है कि uniformity attain करने के चक्कर में solvent is going to flow from the pure solvent towards the solution side. अभी pure solvent अगर solution side पे flow करता है, इस flow को मैं रोक सकता हूं। I can stop that flow by applying a pressure on the solution side.
जो प्रेशर तुम सोल्यूशन साइड पे अप्लाई करोगे दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन ऐसा रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन सोल्यूशन साइड to stop the flow of solvent। अब दूसरे साइड पे अगर तुम सॉल्वेंट नहीं एक दूसरा सोल्यूशन लोगे तो भी फ्लो आएगा, बट यहां पे अगर प्योर सॉल्वेंट नहीं एंड दूसरा कोई सोल्यूशन रहेगा तो यहां पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट दैट इज नॉट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपली तब डिफाइंड रहेगा, मतलब ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर तब कहलाया जाएगा जब एक जगह पे सोल्यूशन लिया और दूसरे जगह पे प्योर सॉल्वेंट लिया। लाइक आई सेड सॉल्वेंट फ्लो करने का ट्राई करेगा सोल्यूशन साइड पे और सोल्यूशन साइड पे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। जो प्रेशर हमने अप्लाई किया दैट विल बी कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। वंस अगेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्वेंट ज्यादा फोर्स के साथ फ्लो करने का ट्राई करेगा, एंड सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो सॉल्वेंट का फ्लो के लिए जो फोर्स रहेगा वो भी कम रहेगा। सो कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी तुम्हें ज्यादा लगेगा। सो पाई प्रोपोर्शनल टू सी। ऐसा रहता है दैट पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी ऑल्सो। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर कम रहेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी आएगा, एंड प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। लेट्स कॉल इट के इंटू सी इंटू टी। अब ये जो के है एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर है। आर इज द आइडियल गैस कांस्टेंट। सो इफ यू राइट इट डायरेक्टली एज आर ओनली, पाई का फॉर्मूला हो जाएगा सी आर टी। सो के को अगर आर लिख दिया तो दिस इज सी आर टी, एंड दैट्स द फाइनल फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। आर के जो वैल्यूज रहेंगे, आर के वैल्यूज दो वैल्यूज यूज कर सकते हैं, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ये हम तब यूज करेंगे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाई इज गिवन इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। बट इन दैट केस तुम्हें सी जो है सी का एक्चुअल यूनिट इज मोल्स पर लीटर, बट फिर मोल्स पर लीटर को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा टू मोल्स पर मीटर क्यूब। So you can use this value only when the osmotic pressure is needed or given in Newton per meter square और Pascal, and concentration अगर मोलार में दिया है, मोलार मतलब मोल्स पर लीटर, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल्स पर मीटर क्यूब में। सो अगर ये वाले यूनिट्स रहेंगे पाई और सी के तब ये वाला आर का यूनिट यूज करेंगे। टेम्परेचर हैज टू ऑलवेज बी सब्सटीट्यूटेड इन केल्विन ओनली। अगर डिग्री सेल्सियस में लिया तो भी केल्विन में कन्वर्ट करो, एंड फॉर्मूला में टेम्परेचर इज ऑलवेज इन केल्विन। एंड आर का जो फ्रीक्वेंटली यूनिट यूज करेंगे हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में दैट विल बी 0.082, एंड इस यूनिट के लिए तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम में होना चाहिए। सो एटीएम पर ओके, ये फॉर्मूला जो रहता है ना, इफ यू रीड योर बुक्स you will see that they have said this formula is very similar to the ideal gas equation. Ideal gas equation था PV equal to nRT. So अगर V को नीचे ले लोगे, so P becomes N by V into RT, and then that N by V is the concentration. So P equal to CRT. So ये तुम्हारा पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू सीआरटी। इफ यू आर थिंकिंग ये तो सेम फॉर्मूला आया, आपने सिमिलर क्यों बोला? सिमिलर इसलिए बोला क्योंकि ये आर एग्जैक्टली आर नहीं था, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वाज के, एंड दैट के वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाला फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली ये वाला फॉर्मूला ही है। So in this very formula, if you just look at the ideal gas equation in this manner, PV equal to nRT, तो R का ये जो वैल्यू यूज करना था उसके लिए तुम्हें प्रेशर ATM में चाहिए था, वॉल्यूम had to be in liter, so it is ATM, then it is liter per N is mole and T is Kelvin, तो ये दोनों नीचे चले जाएंगे, and 0.082 ATM liter per Kelvin mole। सो आर का तुम ये वाला वैल्यू यूज करोगे जब ऑस्मोटिक प्रेशर दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ एटीएम, एंड कॉन्सेंट्रेशन विल बी गिवन सिंपली इन मोल्स पर लीटर। So these are the standard units, these are the frequently used units for osmotic pressure and concentration, and because these are the frequently used units, इन यूनिट्स को यूज करेंगे तभी आर का जो वैल्यू है दैट विल बी यूज्ड एज 0.082 एटीएम लीटर पर केल्विन मोल। काफी बार न्यूमेरिकल्स में आर के इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर देते हैं विद 1/12। सो सॉल्विंग के टाइम ये वाला अप्रोक्सीमेशन याद रखना। एंड या विद दैट वी आर डन विद द डिस्कशन ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। सो टोटल हमने डिस्कस किए ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
So yeah, that's it about these four colligative properties, and let's continue with the next topic. The next topic is something called Van 't Hoff factor. अब देखो, अगर हमने वाटर में 1 मोल ग्लूकोज डाल दिया, इफ लेट अस से दिस इज 1 लीटर ऑफ वाटर, और इसमें मैंने डाल दिया 1 मोल ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज इज C6H12O6. तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे दे विल बी करस्पॉन्डिंग टू 1 मोल ऑफ ग्लूकोज. बट व्हाट इफ आई पुट 1 मोल ऑफ NaCl? 1 मोल ऑफ NaCl डालेंगे तो ये डिसोसिएट होगा. आई विल हैव 1 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस. तो टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनेंगे वो 1 मोल हमने NaCl डाल तो दिया, बट जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे दे विल बी 2 मोल पार्टिकल्स. तो जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व करेंगे वो हमें ज्यादा ऑब्जर्व होगा इन केस ऑफ NaCl बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन. सिमिलरली अगर मान लो हमने बेंजोइक बेंजीन ले लिया एज अ सॉल्वेंट, और बेंजीन में हमने डाल दिया बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड टेंड्स टू एसोसिएट इन बेंजीन, एंड एसोसिएट होने के बाद इफ लेट अस से वी आर पुटिंग 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड, तो एसोसिएट होते टाइम एक डाइमर फॉर्म होगा. मतलब बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे एंड इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर्स. अगर बेंजोइक एसिड अपना डाइमर फॉर्म करेगा तो 1 मोल बेंजोइक एसिड से इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें सिर्फ 0.5 मोल्स ही मिलेंगे. So because we are getting only 0.5 moles of particles, the number of particles will be less, and the overall colligative property we see will be lesser. तो ये dissociation और ये association का concept equations में fit करने के लिए we define something called Van 't Hoff factor. इसका definition होता है observed number of particles या observed number of moles. I'll write it as number of particles only. So observed number of particles divided by expected number of particles. So when you talk about this benzoic acid thing, the value of Van 't Hoff factor, 1 मोल हमने डाला था. So observed, so expected number of particles will correspond to 1 मोल. लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किए वो डाइमर फॉर्मेशन की वजह से 0.5 मोल्स पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए. तो आई का वैल्यू 0.5 आएगा फॉर बेंजोइक एसिड डाइमराइजिंग इन बेंजीन. वेरेज NaCl ले लोगे तो NaCl में ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स मिल गए, डिवाइडेड बाई 1 मोल विच वॉज एक्सपेक्टेड. बिकॉज हमने 1 मोल NaCl डाला था, वी वर एक्सपेक्टिंग 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, बट बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन वी आर ऑब्जर्विंग 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स. सो ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 आएगा एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 था. सो आई का वैल्यू आएगा 2 फॉर NaCl. हर बार ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीट एसोसिएशन या कंप्लीट डिसोसिएशन आएगा. देयर में बी पार्शियल डिसोसिएशन, देयर में बी पार्शियल एसोसिएशन. तो आई का वैल्यू जरूरी नहीं है हर बार इंटीजर आएगा. आई कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर ऑल्सो. नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसाइड करते थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो आई कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे. सो एनी ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यू कैन राइट ओवर हियर, दैट इज observed elevation in boiling point divided by, like I said, I is the observed colligative property upon expected colligative property. So you can say I is the observed elevation in boiling point upon expected elevation in boiling point. अब इनके फॉर्मूला अगर देखेंगे, let's begin with the first property only. Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure का actual formula XB था. तो when I say XB becomes the expected relative lowering of vapor pressure, but the observed relative lowering of vapor pressure, it won't be XB. It will be I multiplied by XB. बिकॉज XB तो डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, लेकिन अगर ये एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर I के फैक्टर से बड़ा हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑब्जर्व्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, whereas the expected relative lowering of vapor pressure is simply equal to XB only. तो जो फॉर्मूला है दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंड उसको अगर I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू रहेगा वो हमें मिल जाएगा. सिमिलरली अगर मैं कहूँ KB इंटू एम, KB इंटू एम विल बी द एक्सपेक्टेड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेराज इसी KB इंटू एम को अगर मैं I से मल्टीप्लाई कर दूं, सो अगर मैं कहूँ I इंटू KB इंटू एम, this will be the observed elevation in boiling point. शॉर्ट में लिखा है, yeah. So observed elevation in boiling point will be I into KB into M.
सो कहने का मतलब इवन फॉर द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, व्हेन यू से kf into m, दिस बिकम्स द एक्सपेक्टेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड इसी को अगर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आई इंटू के एफ, आई into kf into m, this will be the observed depression and freezing point. And same thing for osmotic pressure. अगर pi equal to CRT, ये CRT तुम्हारा expected, ये तुम्हारा expected osmotic pressure होगा, but then when we say I into CRT, this becomes the observed osmotic pressure. So observed values are observed values are the expected values. Expected value मतलब फॉर्मूला से जो वैल्यू मिला वो, एंड मल्टीप्लाई अगर कर देंगे आई के साथ, तो दैट बिकम्स द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो इन शॉर्ट, हाँ, यही तुम्हारा फॉर्मूला होगा. आई विल बी द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन द एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सिमिलरली आई का एक और डेफिनेशन आएगा. देखो, अगर मैं बेंजोइक एसिड के बारे में बात करूं बेंजीन में, इफ दिस वाज बेंजीन, तो बेंजोइक एसिड यहाँ पे आके एक डाइमर फॉर्म करता था. अब बेंजोइक एसिड का मान लो मोलार मास m है, लेकिन डाइमर फॉर्म होने के बाद हर पार्टिकल का जो मोलार मास आएगा वो 2m आएगा. सो अगर हम किसी भी टेक्निक के साथ मोलार मास फाइंड करने का ट्राई करेंगे, तो जो मोलार मास हमें मिलेगा दैट विल बी 2m. दिस इज द ऑब्जर्व्ड मोलार मास एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड मोलार मास. एक्सपेक्टेड वो रहता है जो बिना एसोसिएशन या डिसोसिएशन के हम कंसिडर करेंगे. सो विदाउट एनी एसोसिएशन, बेंजोइक एसिड का मोलार मास m था, सो दिस इज द एक्सपेक्टेड मोलार मास. लेकिन सोल्यूशन बेंजीन में जाके बेंजोइक एसिड ने डाइमर फॉर्म किया जिसका मोलार मास अभी 2m हो जाएगा. सो व्हेन यू एक्सपेरिमेंटली ट्राई टू डिटरमाइन द मोलार मास, ये तुम्हें 2m मिलेगा. सो 2m हो जाएगा ऑब्जर्व्ड मोलार मास. अब I का वैल्यू इस केस में ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अगर 1 मोल बेंजोइक एसिड डालोगे तो एक्सपेक्ट 1 होगा, बट डाइमर फॉर्मेशन की वजह से यू आर गोइंग टू हैव ओनली 0.5 मोल ऑफ पार्टिकल्स. So I का वैल्यू आएगा 0.5. Now how do you get that 0.5 from m and 2m? If you realize 0.5 अगर चाहिए तो it is m upon 2m, and that m upon 2m is actually the expected molar mass upon the observed molar mass. So I can also be defined as expected molar mass upon observed molar mass. So what I am trying to say is, देखो I का एक्चुअल फॉर्मूला तो यही है, ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इवन इन टर्म्स ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यही कहेंगे कि I इज द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओनली इन टर्म्स ऑफ मोलर मास हमें ये कहना पड़ेगा that I will be the expected molar mass upon the observed molar mass. Every definition of I is observed upon expected, but only in terms of molar mass I will be defined as expected molar mass upon observed molar mass. तो ये वैन टॉप फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ के रखना होगा. ये फैक्टर हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया बिकॉज सल्यूट को अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो सल्यूट काफी बार डिसोसिएट होगा, जिस केस में आई का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, एंड काफी बार वो सल्यूट सोल्यूशन में जाके डाइमराइज भी हो जाएगा या ट्राइमराइज हो जाएगा. इन सच सर्कमस्टेंसेस आई का वैल्यू तुम्हारा 1 से छोटा आएगा. So yeah, that was about Van 't Hoff factor. We now need to derive a relation between the Van 't Hoff factor I and the degree of dissociation alpha. Consider a salt AXBY. अगर ये सॉलिड रहेगा और इसे हम पानी में डाल देंगे, तो पानी में ये डिसोसिएट होगा. इट विल गिव अस A के X मोल्स मिलेंगे. सो आई विल हैव X A, एंड वैलेंसी के थियरी से हमें पता है कि A का अगर X था और B का Y था, तो A का वैलेंसी Y रहेगा, B का वैलेंसी X रहेगा. कटायंस पहले रहेंगे, एनायंस बाद में रहेंगे. सो A का वैलेंसी Y, एंड बिकॉज A पहले आया वो कटायन रहेगा. सो X A Y प्लस B के Y मोल्स मिलेंगे, सो Y B. B का वैलेंसी X होगा और B एनायन है तो इट विल बी X माइनस. मान लो हमने AXBY का 1 मोल लिया था एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था, मतलब इक्विलिब्रियम पर 1 में से अल्फा मोल्स डिसोसिएट होंगे. अगर 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो गए तो बचेंगे 1 माइनस अल्फा. अगर 1 मोल AXBY में से A के X मोल्स मिले थे, तो जब अल्फा डिसोसिएट होंगे तब मुझे A का X अल्फा मोल्स मिल जाएगा, एंड सिमिलरली इसका 1 डिसोसिएट होगा तो B का Y मोल्स मिलेगा. सो इसका अगर अल्फा डिसोसिएट होगा तो B का मेरे पास Y अल्फा मोल्स, वी विल हैव Y अल्फा मोल्स ऑफ BX माइनस. सो यहाँ पर अगर वैन 't Hoff फैक्टर डिफाइन करें, द वैन 't Hoff फैक्टर इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. हमने AXBY का 1 मोल डाला था तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 ही था,
एंड जो ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स है दे आर 1 माइनस अल्फा फॉर द सॉल्ट प्लस x अल्फा फॉर ay प्लस एंड y अल्फा फॉर bx माइनस. सो प्लस करना होगा x अल्फा फॉर ay प्लस एंड प्लस y अल्फा y अल्फा फॉर bx माइनस अपॉन 1 मतलब इट्स ओनली द न्यूमरेटर. इन तीनों में से अगर अल्फा कॉमन ले लेंगे सो वी विल हैव 1 प्लस अल्फा और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1. सो i का फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई को n कंसिडर करेंगे. So 1 plus alpha into n minus 1. You can take 1 on the left. So it will be I minus 1 equal to alpha into n minus 1. And then take n minus 1 in the denominator. तो alpha का फॉर्मूला आ जाएगा I minus 1 upon n minus 1. यहाँ n फैक्टर को समझ लो कैसे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं KCl डिसोसिएट्स एज K प्लस प्लस Cl माइनस, तो 1 प्लस 1 यहाँ पर n का वैल्यू तुम्हारा 2 आएगा. यही अगर मैं कह दूं CaF2 तो ये हो जाएगा डिसोसिएट होके Ca प्लस 2 प्लस 2F माइनस. इसके लिए n का वैल्यू 1 प्लस 2 मतलब 3 आएगा. इफ आई गिव यू Al2 SO4 थ्राइस तो ये डिसोसिएट होके देगा 2Al प्लस 3 SO4 माइनस 2. तो इसके लिए n का वैल्यू आएगा 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5. तो ये n का वैल्यू तुम ऐसे फाइंड करोगे. These n values like I said are going to be used in this formula. It's a relation between, like I said, alpha, that is the degree of dissociation, and I, that is the Van 't Hoff factor. So ये equation याद रखना, of course with the derivation. Derivations के साथ याद रखोगे तो understanding तुम्हारा better होगा. अब इसमें काफी बार एक confusion ये होता है कि देखो डिसोसिएट हुआ तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, बट व्हाट इफ देयर इज एसोसिएशन. मान लो ट्राइमर फॉर्मेशन आया. देखो अगर ट्राइमर फॉर्मेशन आया ना तो n का वैल्यू 1/3 ले लो. अगर डाइमर फॉर्मेशन आया तो n का वैल्यू 1/2 ले लो. सो वंस अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर n हमने 1/3 ले लिया, अगर यहाँ n को 1/3 डालेंगे तो नीचे का नंबर नेगेटिव आया. बट अंडरस्टैंड करो कि जब भी तुमने ट्राइमर या डाइमर फॉर्म किया तब तुम्हारा i का वैल्यू भी 1 से छोटा ही आएगा. अगर i 1 से छोटा आया तो ऊपर भी नेगेटिव नंबर नीचे भी नेगेटिव नंबर, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा. मतलब अल्फा का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आएगा. जस्ट दैट अगर एसोसिएशन हुआ रहेगा, मतलब n और i अगर 1 से छोटे रहेंगे तो एसोसिएशन होगा, और फिर अल्फा इंस्टेड ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वी विल कॉल इट डिग्री ऑफ एसोसिएशन. सो द ओनली पॉइंट इज अगर ट्राइमर या डाइमर आया तो n का वैल्यू फ्रैक्शनल ले लेना. अगर यहीं पे तुम कह दोगे टेट्रामर बनेगा, मतलब 4 पार्टिकल्स का क्लस्टर अगर बन गया तो टेट्रामर के लिए n का वैल्यू तुम 1/4 ले लेना. So that's how the n value is going to vary, or that's how you select the n value based on what happens if there is association. So yeah, that's it with the topic of relation between Van 't Hoff factor and degree of dissociation. And yeah, with this I'm done with covering everything I wanted to cover in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.